चलो ठीक है, तो नगीना बताइए, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें बताइए। कहाँ से शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन क्या डालोगे, मेन बॉडी में क्या डालोगे, कंक्लूजन कैसे करोगे, बताइए नगीना। मैं आशा करता हूँ कि पहला तो किया ही होगा आपने, बताइए। जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत जो एक विकासशील देश होने के साथ साथ बड़ी आबादी और विविध जलवायु वाले क्षेत्रों का घर है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस कर रहा है। अतः भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य बनने के लिए वैकल्पिक तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन है क्या? सबसे फिर हम ये जानेंगे। जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, समुद्री स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इसके प्रभाव किन किन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं? कृषि पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे फसल उत्पादन की क्षमता में गिरावट आ रही है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ रही है, जल की कमी हो रही है। स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है, प्रदूषण से संबंधित बीमारियां पनप रही हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचे और मानव जीवन की हानि हो रही है। पर्यावरण असंतुलन की स्थिति हो रही है, जिससे जैव विविधता का हास हो रहा है और वनों का विनाश को इंगित कर रहा है। भारत की वैकल्पिक तकनीकें भारत के लिए ये टर्म समझते, सुनम्य क्या है? सुनम्यता का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उससे निपटने की क्षमता से है। ऐसी तकनीक और नीतियों का विकास करना है जो स्थिरता, समावेशिता और पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित कर सके। वैकल्पिक तकनीकें हमारे पास क्या है? वैकल्पिक तकनीक के रूप में हम सौर ऊर्जा को अपने इंक्लूड कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा लेकर आ सकते हैं परंपरागत ऊर्जाओं के स्थान पर। ठीक है। और इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम? हमारे जल प्रबंधन तकनीक है उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। इसके लिए और क्या है? कृषि क्षेत्र में हम स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ड्रोन दीदी के नाम से प्रधानमंत्री एक योजना भी चला रहे हैं। सटीक कृषि, जिसमें उपग्रह सेंसर टेक्निक का इस्तेमाल करके फसलों की बेहतर देखभाल की जा सकती है। जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान भी किए जा सकते हैं। जैसे मौसम पूर्वानुमान के लिए एआई सिस्टम का यूज कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए, बाढ़ सूखे के लिए हम सेंसर और अलार्म टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कुछ डेटा विश्लेषण के रूप में भी हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ही है। शिवानी आप बताइए। यस सर, सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया, वो वाला ही सर यूज कर लेना। मैं टेक्नोलॉजी बता देती हूँ। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो अपन यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं जियो इंजीनियरिंग, है ना? बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, उसमें क्या करोगे? उससे क्या होगा?
यू है ना? हैव टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट बायो इंजीनियरिंग, क्या है वो, कैसे अच्छा, मैं करोगे बता उसका रही हूँ। जलवायु परिवर्तन बताइए ना वो। जियो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं? जैसे अपन वो नहीं होती, वेस्टेड मिथेन होती है, उसको रिड्यूस और रीयूज कर सकते हैं 85% तक। ये नया सर वो है, रोड मैप है ये जो उन्होंने दिया है ना, वो सीओपी वगैरह होती है, उसका अच्छा रोड मैप यूज कर रही हूँ मैं तो। ठीक है, और बताओ। और ना पल्यूटर पे प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, हम्म, है ना? और कार्बन टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। है ना? और जैसे वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, सर ये मेरे को नहीं आता इसलिए मैं नहीं बोलूंगी ये वाला। रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स दे सकते हैं, हम्म, है ना? और कार्बन ऑफसेट, और सर वो मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिला सकते हैं, हम्म, है ना? और लेडेड पेट्रोल हटा सकते हैं, बैन कर सकते हैं। ठीक है। और ईवी बैटरी की गाड़ियां यूज कर सकते हैं, और जो रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे सोलर विंड एनर्जी, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है और शिवानी, और पहले आप तो और छोड़ो वो सब चीज़ें, पहले बता जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्या जलवायु क्या? क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? सर क्लाइमेट चेंज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, जब जो अर्थ होती है गर्म हो जाती है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जो मतलब ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन फैक्टर की वजह से अर्थ गर्म हो जाती है, फिर वो गर्म हो जाती है मतलब वो जो तो ग्लोबल वार्मिंग वन होता है ना पॉइंट। वो तो। हाँ हाँ, ये वही तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा ना, उससे मतलब गर्मी कैसे। होगी तो बारिश आएगी, नहीं, बारिश ग्रीन आएगी हाउस गैस और फिर अवशोषित कर लेती है ना उष्मा को, जब हीट बढ़ती है तब हाँ होता है। हाँ वही। पहली बात तो चलो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने क्या रीज़न रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होने के रीजन, एक तो हम जो वो यूज करते हैं, सीएफसी यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसीज में जो यूज हो रहे हैं, ठीक है? और कार्बन वो तो डाइऑक्साइड क्योंकि ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करने में होता है ना, उसका क्लाइमेट, हाँ उसके ग्लोबल वार्मिंग उसका यूज होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल CO2 होता है। तो हाँ, तुम तो सर कहाँ मैं से। सबका नाम ले रही थी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, और मिथेन मिथेन सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ग्रोइंग पैडी मतलब जो हम राइस उगा रहे हैं उससे ग्रोइंग पैडी और एक्सक्रीटा ऑफ कैटल लाइव स्टॉक वगैरह जो रखे हुए हमने, वहां से जो आता है। और नाइट्रस ऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलता है, फर्टिलाइजर से निकलता है। ठीक और है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आयरन और स्मेल्टिंग से निकलता है, बर्निंग ई वेस्ट को जलाने से निकलता है। ठीक है, तो ये बताइए रिजिलेंट का मतलब क्या होता है। काय का? रिजिलेंट। रीसिलिएंट। रीसिलिएंट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें यूज करना कि बाद में फ्यूचर के लिए भी वो बच सके। रीसिलिएंट मतलब क्लाइमेट चेंज रिसिलिएंट टेक्नोलॉजी यूज करना। सर अब मैं इसको अच्छे से कैसे समझाऊं? काम करके आएगी तब समझाइएगा ना, काम करके नहीं आए ऐसे तुक्का मारोगे। ठीक है सना, बताइए। सर सब तो बता ही दिया। सर जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। सर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सर उसके लिए क्या वैकल्पिक तकनीकें भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें उसको देखेंगे सर हम। जैसे कि हम देखेंगे परिवहन में, स्वच्छ ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, और वैज्ञानिक नवाचार में, और कृषि के क्षेत्र में, और सर जो सूखा है उसके क्षेत्र में देखेंगे। तो सर जैसे जलवायु परिवर्तन में वो तो पता ही है, बता भी दिया नगीना ने, ग्रीन हाउस गैस और ये वनों की कटाई, इससे गर्मी वो ऊष्मा वो बढ़ती है, तो उससे वो हो जाता है, मौसम में परिवर्तन हो जाते हैं, अधिक गर्मी हो जाती है, भूकंप बाढ़ की समस्या ये आ जाती है, सूखा सुनामी वगैरह। तो सर उसके लिए जो भारत में वैकल्पिक तकनीकें हैं, ताकि उसको हम लचीलापन और सुनम्य बना सकते हैं अपने अनुसार, मतलब उसको जलवायु को ढाल सकते हैं, लचीला बना सकते हैं। तो सर उसमें आएगी ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी में जैसे कि सर ये परिवहन है सर, जैसे परिवहन में जो ऑयल वो थी, तो सर गैस,
कोयला, तेल, डीजल इनसे चलती है, तो उनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा उत्पादन होता है। ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा उत्पादन होगा तो वो जलवायु को परिवर्तन को प्रभावित करेगी। इसकी जगह पे हम जो ये वैकल्पिक तकनीकें हैं, तो इसमें हम ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन, फेम इंडिया मिशन उसके हाँ, लिए और हरित परिवहन को हम ला सकते हैं इनकी जगह पे, और शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी जो मतलब क्लाइमेट के जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित ना करे, ऐसी प्रौद्योगिकी ला सकते हैं, जिसके लिए सरकार नए नए इनोवेशंस कर रही है सर। और सर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जो भारत के वैकल्पिक तकनीकें हैं जो पहले थी सर, जैसे ऊर्जा, हम कोयला, पेट्रोलियम, ये तेल का करते थे, तो सर हम यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ला सकते हैं सर। सर सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम, सर जैसे कि गुजरात में चरंगा सौर पार्क है सर, ये दुनिया का सबसे बड़े पार्कों में से एक है। तो सर यहाँ पे सोलर लाइट का हम यूज़ करके नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग ये सब समस्याओं से हम थोड़ा वो पा सकते हैं, मतलब सुनम्य बना सकते हैं अपने प्रति। और दूसरा सर पवन ऊर्जा में एग्जाम्पल डाल सकते हैं तमिलनाडु, मुपंडल विंड फार्म है वहाँ पे, जो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तो ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में हम 2 एग्जाम्पल डाल सकते हैं सर। ये तो हो गया परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा का। सर वैज्ञानिक नवाचार में सर बायोडीजल, बायोगैस, बायोडिग्रेडेबल नवाचार, जैसे कचरे के छिलके, अपशिष्ट, सब्जी आदि के बने उत्पाद, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं हम उसको। जो साइकिलिंग वाला सिस्टम है ना सर, वो उसको लाके हम मतलब टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से हम कुछ कुछ कर सकते हैं। और सर एक है ये भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य बनाने के लिए सर सरकार क्या कर रही है, भारत रेलवे में जैव शौचालय की शुरुआत कर रही है सर। तो वो भी एक गंभीरता दिखाती है कि भारत सरकार कितनी जागरूक है उसके लिए, भारत को ये रेजिलेंस बनाने के लिए सर। और सर बजाज फाउंडेशन एक एनजीओ है, तो गैर सरकारी और संगठन, तो ग्रामीण लोगों को ये अपने घरों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए करता है सर, और सब्सिडी भी देता है सर, ताकि इससे ग्रीनरी को फ़ायदा मिले, हरित वो आए और ये जलवायु परिवर्तन को में सुधार आए। और सर कृषि में सर एक तो जैविक कृषि को जोर दिया जा रहा है सर, और जैसे कि सर ड्रिप सिंचाई हो गई, और किसानों को संसाधनों का उपयोग और अनुकूलित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पहले क्या करते थे, जो किसान होते थे वो पहले कितना भी उर्वरक डालते थे, खाद डालते थे, उससे क्या ज़मीन दूषित हो रही थी, उससे कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अब क्या होता है, अब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अलग से उनकी मीटिंग कराई जाती है, और मोबाइल ऐप के ज़रिए भी उनको बताया जाता है कि हाँ तुम ये मतलब ऐसे ऐसे इतना तुमको ये डालना है आपका, और इसमें आ जाएगा सोयल हेल्थ कार्ड वाला सर। और ये टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐप भी है सर, वो ये भी बता देता है कि कौन से ऐप से कितना मतलब तुमको कौन सी खेती करनी है, वो सब बता देता है। तो सर उससे क्या होगा सर, जहाँ पानी कम है तो उस मिट्टी में कौन सी खेती हो सकती है, तो वो कर सकते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा क्लाइमेट उसके लिए सर। एक केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही, पीएम कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब एक बूंद के बदले अधिक फसल। हाँ, तो सर वो भी ये पर्यावरण की वो उसके लिए जलवायु परिवर्तन में मतलब प्रभावित करने नहीं करे, इसके लिए वो होगा। कुशल पानी के उपयोग को बढ़ावा देना सर, एक इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने देखा ये भी सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना, मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है इससे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा युवा विकसित सूखा प्रतिरोधी चावल की किस्में, मतलब जहाँ सूखा प्रतिरोधी चावल की किस्में मतलब कम जल में भी चावल की खेती हो सकती है सर, ऐसी। तो सर ये तकनीकी की वजह से हम इसको सुनम्य बना सकते हैं जलवायु को। ठीक है, और कौन बचा है यहाँ पे? अच्छा सब भाग गए।
छोटी आप कुछ बताना चाहोगे? छोटी नहीं, हम नहीं कर पाए। हम सैटरडे का डे रखे, हम 2 ऐसे लिख के भेजेंगे सैटरडे या संडे को। फिर 2-3 घंटे नहीं मिल पाते एनालिसिस करने के लिए, फिर पूरा टाइम चला जाता है। ठीक है, चलो देखो, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। देखो पहली बात तो तुम लोग ठीक है समझना, तो फिर भी तुम पहले मैं कितनी बार बोला हूँ, तुम इसके मीनिंग समझा करो। ये ऐसे ये बता रहा है कि आप जलवायु परिवर्तन हो गया है। अब सुनम्य का मतलब ये होता है, रेजिलिएंट का मतलब ये होता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको आप मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। अब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक तो मौसम चेंजेस हो रहा है, सीजनल चेंजेस हो गया है, गर्मी जहाँ पड़नी चाहिए वहाँ सर्दी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। तो इससे क्या होता है, क्रॉप पैटर्न में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे गेहूं का टाइम जैसे अभी है ना, पराली वाली जो प्रॉब्लम है, इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सितंबर में जो है सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती थी। तो सितंबर में जो सर्दी पड़ती थी तो उसके कारण क्या उसी टाइम जला के, मतलब उसी टाइम जला जुला के हो जाता था, तो उस टाइम मौसम खुला रहता था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है तो तब से क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर में आ गया है ये चीज़। और अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि फिर स्वाभाविक सी बात है कि मानसून भी नहीं रहता, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, तो वो फिर एटमॉस्फेयर में डस्ट ये जमा हो जाती है, फिर वो पराली जलती है तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरी बात जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि जो मान लो कि अपने बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण एसी जो है, ये इन चीज़ों की फ्रिज जुड़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो जो भाई मिनिमाइज़ किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। तो उसके लिए जैसे फेम इंडिया मिशन हो गया, ग्रीन एनर्जी से जो चलने वाली सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। वो तो सारा आप लिखोगे, एक अलग वो चीज़ हो गई। एक तो वो फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि भाई ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका कैसे अपन मिनिमाइज जो ये इफेक्ट है इसका कम हो। तो इसके लिए अपन को जो जीन इंजीनियरिंग है, ठीक है, बायोटिक इंजीनियरिंग है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे कैसे फसलों को ऐसा मतलब अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से ऐसा करना पड़ेगा कि वो, जैसे मान लो कि अपने को पता है कि भाई जैसे गेहूं का इतना टेम्परेचर चाहिए, तो अगर अपन है ना R&D करेंगे उस पर, तो ऐसे गेहूं के फसलें मतलब बनने लगी कि छोटे साइज़ के होते हैं, वो टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात कोलैबोरेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इंटर स्टेट का कोलैबोरेशन हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन हो। तो जितने भी COP मीटिंग होती है, या मान लो जितनी भी UNFCCC वाली है, ये सबका अच्छे से उसका काम भी होना बहुत ज़रूरी है कि उस पर इम्प्लीमेंट भी हो, तब जाके वो करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात भाई भारत के पास देखो फंड है नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि अपन देखो ऐसे ही चलाएंगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो पुराने ज़माने में जैसे छप्पर टाइप के सिस्टम होते थे वैसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लाइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपन यूज करें, ताकि अपन जो एनर्जी यूज कर रहा है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को जैसे आजकल अगर बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, तो सनलाइट ग्लास बनाया जाता है ताकि दिन में सनलाइट आए, ज़रूरत ना पड़े। ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, और जैसे मिट्टी के घर जो होते हैं वो चीज़ें है ना, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत, जैसे राजस्थान में पहले सब मिट्टी के घर ही होते थे। तो उससे क्या होता था कि गर्मियों में वो क्या होते थे, ठंडे होते थे, सर्दियों में गर्म होते थे। तो इस टाइप की जो चीज़ें अपने अपनानी पड़ेगी। ग्रीन बिल्डिंग कोड अपनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फॉरेस्ट का वापस से अपने को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, शहरों में जितना ज़्यादा हो सकता है अपन गार्डन जो होता है, किचन गार्डन, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि उसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये मतलब इसमें आपको रिन्यूएबल सोर्स और सब तो आएगा, साथ में अपने को ये भी बताना कि भाई अभी जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसको कैसे अपन मिनिमाइज़ करेंगे। तो और ये सबसे बड़ी बात है भारत हेतु। तो भारत के बाद आप ये बड़े बड़े एग्जांपल नहीं दे सकते आपकी टेक्नोलॉजी ये फलाना दिखाना। आपको जो नेचुरली इंडिया में जो चलते आ रहा है, कल्चर है, ट्रेडिशन में जो चलता आ रहा है, पहले लोग कैसे करते थे सोचो। पहले जब बिजली नहीं थी तो लोग कैसे करते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाते थे। ठीक है, सिंचित कृषि, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया जितना सिंचित रहेगा उससे जो है गर्मी कम हो जाती थी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको कैसे भाई, जैसे मान लो गर्मी बढ़ गई, कभी बरसात आ गई, कभी बाढ़ ज़्यादा आ गई, तो उसके लिए अपने डिजास्टर CDRI जो है उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें उसमें करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। ज्योग्राफी का स्पेसिफिक टॉपिक है। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, देखो आपके 2024 का जो पहला टॉपिक था वो भी ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी से आया था। ये भी देखो पहला टॉपिक उसी से ही है। और एक पैटर्न देखोगे ना, तो यूपीएससी का पेपर में पैटर्न होता है, इसलिए बता रहा हूँ ना, बार बार पेपर को देखा करो, एक पैटर्न होता है उनका ना, फिक्स होता है कि इतने नंबर पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का आप उठा के देख लो चाहे। चलो ठीक है, सेकंड टॉपिक शिवानी बताइए। अच्छा, मैंने तैयार ही नहीं किया, आज मेरा लास्ट पेपर। अरे बात ये नहीं है, कल एग्जाम में आपके सामने आ जाएगा तब क्या वहाँ पे तैयार करके जाओगे? वहाँ पे रैंडम ही तो आएगा। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित है तथा ज्ञान से संचालित होता है, इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी तैयारी करने की जरूरत है? नगीना, नगीना कुछ बोलोगी? जी सर। हाँ बोली। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और तथा ज्ञान से संचालित होता है। आप तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के, तो आपको तो अच्छे से बताना चाहिए। हाँ बताओ। एक अच्छा जीवन, सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक अच्छा जीवन हम किसको कहेंगे, क्या एक अच्छे जीवन की कोई एक डेफिनेशन है या अलग व्यक्तियों के आधार पर इसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें प्रेम की प्रेरणा और ज्ञान का संचालन हो। प्रेम क्या है? प्रेम जो संवेदनशीलता, करुणा और मानवता का सार है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान विवेक, सत्य और समझ का गठजोड़ है। एक साथ मिलकर जीवन को सही, दोनों एक साथ मिलकर जीवन को सही अर्थ प्रदान करते हैं। जब मनुष्य इन दोनों के संतुलन से अपने जीवन को संचालित करता है, तो वह न केवल व्यक्तिगत सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज और विश्व के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे गांधी जी को देश से प्यार था, इसलिए उसको आजाद कराने के लिए उन्होंने, मतलब उनका जो संघर्ष था वो प्रेम से प्रेरित था, और ज्ञान ये कि अहिंसा के मार्ग पे चल के देश को आजाद कराया जा सकता है। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर का डाल सकते हैं कि उनके समुदाय के प्रति उनका प्रेम था, और मतलब अपने ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने संविधान बनाया और लोगों के हित में। ठीक है। और व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो जैसे इन्होंने बोला, महात्मा गांधी जी आ जाएंगे, आत्म प्रेरित और दूसरों के प्रति दया भाव रखना, मनुष्य को नकारात्मकता से बचाना है ना। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो समरसता, एकता और शांति बनाए रख लेना। सही, इसको फैमिली से भी तो शुरू कर सकते हैं। बच्चा जो मतलब पेरेंट्स प्यार देते हैं और टीचर नॉलेज देता है। हाँ ठीक है, हो सकता है। और बताओ। वैश्विक स्तर पर युद्ध और विभाजन को समाप्त कर दुनिया को एकजुट करना। और अगर ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान व्यक्तिगत स्तर पर क्या देता है? आत्म विकास देता है, आत्मानुशासन देता है, आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं ज्ञान सामाजिक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से समाज को प्रगतिशील बनाता है। वैश्विक स्तर पर विकास, तकनीकी उन्नति और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है ज्ञान। प्रेम और ज्ञान दोनों एक दूसरे का, प्रेम और ज्ञान का संबंध है ना, पूरक संबंध पूरक है। जैसे प्रेम के बिना ज्ञान, प्रेम के बिना ज्ञान कैसा हो सकता है? अहंकारी हो सकता है, निष्ठुर हो सकता है। ज्ञान को नैतिक और संवेदनशील बनाने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ज्ञान के बिना प्रेम अंधा हो सकता है, विवेकहीन हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है। ज्ञान प्रेम को सही दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है।
दोनों के मध्य अगर सामंजस्य की स्थिति है तो प्रेम मनुष्य को प्रेरित करता है, ज्ञान उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और दोनों का संतुलन एक आदर्श जीवन का आधार बनता है। ऐसा इसका मतलब जितना प्यार, जितना क्या होगा, प्यार प्रेम होगा और उतनी नॉलेज होगी, उतना इनका ओवरलैप होगा इन दोनों सर्कल का, सर मैं और अच्छा जीवन होगा। ठीक है सना, बताइए इनमें और बता रही हो ना कि ना, बताओ। एक एग्जाम्पल है रावण का। जैसे रावण के पास है ना बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उनके पास नैतिक प्रेम का अभाव था, तो ठीक है। उनको कष्ट झेलना पड़ा। बुद्ध है, बुद्ध का करुणा था, बुद्ध करुणा और ज्ञान का दोनों का संतुलन था उनके पास। अच्छी बात है। और विवेकानंद जी भी प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित थे। हाँ, विवेकानंद का भी अच्छा एग्जाम्पल डाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और कुछ बोलोगे ना कि ना? नहीं सर, ठीक है, और याद आएगा। सना बताइए। हाँ सर, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा सर, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा मैं बताती हूँ। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित हुए ज्ञान से संचालित होता है। सर पहले तो हम इनको ना तीन वर्ड्स में तोड़ लेंगे। अच्छा जीवन, प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित। फिर सर अच्छा जीवन क्या है? सर अगर अच्छा जीवन जैसे कि हम सोचते मौज मस्ती है, दूसरा वैराग्य है, मतलब इच्छाओं से दूर है, और तीसरा बैलेंस है, इच्छाएं भी है और जो जिम्मेदारी है वो भी है। तो सर अगर हम देखें बैलेंस वाला जो मतलब दोनों का है, लोभ है, संयम है, व्यक्ति है और समाज है, उन दोनों के बीच में जो व्यक्ति और समाज है उन दोनों का संबंध चल रहा है, मतलब जो सामाजिक तरीके से होता है वो बैलेंस, तो वो उसको हम अच्छा जीवन मान सकते हैं। मतलब सर अलग अलग डेफिनेशन है। सर अच्छा जीवन क्या है? अगर कोई इंसान कैंसर से पीड़ित है तो वो ये चाहेगा कि मैं इस बीमारी से दूर हो जाऊं। उसके लिए अच्छा जीवन क्या है कि वो स्वस्थ हो जाए बस। और किसी के लिए अच्छा जीवन क्या है? जैसे कि गांधी जी है, गांधी जी उस टाइम पे उनके लिए अच्छा जीवन क्या था कि मैं इस देश को आज़ाद कर दूं, तब मुझे सुख मिलेगा। तो उनके लिए वो था। तो सर हर व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन, प्रेम से प्रेरित, वो सब की जो डेफिनेशन है अलग अलग है। जैसे कि सर हम इसमें ले सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं सर। जैसे कि बुद्ध का ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे अपना आराम से घर में रह रहे थे, मौज मस्ती के साथ में उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, तो सर उनके लिए तो वो अच्छा जीवन था। लेकिन जब वो बाहर निकले, उनके विचार आए उनके मन में, तो फिर उनको दिखा नहीं ये सत्य कुछ और है, फिर वो खोज में निकल गए। तो सर वो अच्छा जीवन उनके लोगों के लिए तो वो था जो वो जी रहे थे। लेकिन जब वो बाहर निकले, तपस्या की, उन्होंने फिर मध्यम मार्ग का एक एग्जाम्पल दिया, मतलब भाईचारा, प्रेम से रहो आपस में, ये सब अपना ज्ञान उन्होंने बांटा। तो वो उसमें क्या हुआ, ज्ञान से संचालित, मतलब प्रेम से प्रेरित व ज्ञान से संचालित, इसको हम इसको ना मोल्ड करके इनकी कहानी से लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा सर, जैसे कि अच्छा जीवन सर, कोई अगर मेंटली अच्छा नहीं है तो वो उसका मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, वरना वो चाहे कैसे, उसके लिए सब कुछ दुनिया की सारी चीज़ें रखी है, लेकिन अगर वो मानसिक स्तर से ठीक नहीं है तो वो सब बेकार है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है सर। भावनात्मक स्वास्थ्य होना चाहिए, आर्थिक स्वास्थ्य होना चाहिए, सामाजिक वो होना चाहिए, जीवन का जो वो है पैरामीटर, वो सब होना चाहिए। जैसे कि सर प्रेम से प्रेरित, सर प्रेम क्या है? सर एक इमोशन है प्रेम। वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम निगेटिव की बात करें तो सर जैसे कि हिटलर है सर, उसके इमोशन जनता के प्रति निगेटिव थे। ठीक है। तो सर उसमें उसको नफरत, घृणा, बदले की भावना, जैसे कि उसामा बिन लादेन, उसके भी इमोशन थे लेकिन वो निगेटिव थे। तो सर ऐसे अगर हम प्रेम की बात देखें, प्रेम मतलब प्रेम मदर टेरेसा का हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। सेवा भाव का, उनसे मन से सेवा भाव, लोगों को मतलब वो करना, समान वो देना, अधिकार देना, इस तरीके से हम सर उनको देख सकते हैं। तो अच्छा जीवन एक बैलेंस स्थिति में, जैसे कि बुद्ध, गांधी जी, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, और जैसे कि नेल्सन मंडेला जी है, उन्होंने समान भावना, भेदभाव रहित नीति का उन्होंने प्रयोग किया। तो अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित व ज्ञान से संचालित होता है।
ये आ सकता है सर। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी आप लोग सब सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में लॉरेंस बिश्नोई का, ठीक है, मतलब बिश्नोई समुदाय के इसके बारे हाँ में जी। बोला जाता है कि वो जीव प्रेमी है, बिश्नोई समुदाय के 29 नियम होते हैं, ठीक है। अब उनका जो जीवन है प्रेम से प्रेरित है, ठीक है। अब जैसे जो लॉरेंस बिश्नोई था, प्रेम, पहली बात तो उसके बारे में जो भी है अब वो तो एक अलग बात है, चलो मान लिया जाए कि वो ठीक है भाई सलमान खान को इसलिए मारना चाह रहा है कि उसने हिरण को मार दिया, हो सकता है कि उसके जीव के प्रति उसके प्रेम था वो, ठीक है, पर वो जो अभी जो कर रहा है वो ज्ञान से तो संचालित नहीं है, तो इसका मतलब उसका निर्णय कैसा हो गया, तो इसको उसका अच्छा जीवन नहीं है ना, अभी वो गैंगस्टर बन गया है। वहीं एक व्यक्ति है जो जैसे बोला जाता है बिश्नोई समाज के बारे में, और ये हकीकत भी है और आज से नहीं है, जम्बोजी जब थे उन्होंने जब 29 नियम दिए तब से बिश्नोई समाज इसको मानता है। ऐसा बोला जाता है कि हिरण की अगर माँ मर जाती है तो वो मतलब औरतें अपना खुद मतलब अपना वो दूध पिलाती है, सोचो अपने बच्चे की तरह, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो प्रेम से प्रेरित भी है, ज्ञान से संचालित भी है, उनको पता है कि भाई प्रकृति का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे। तो ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती है तो स्वाभाविक सी बात एक अच्छा जीवन बनेगा, और ऐसे ही नहीं नाम लिया जाता है। तो इसमें फिर आप और चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे मान लो कि वो अमृता देवी थी, उसने पेड़ों के लिए प्रेम था उसके प्रति, ज्ञान से संचालित थी वो, क्योंकि उनको पता था कि पेड़ कट जाएंगे तो हवा कहाँ से आएगी, तो ये सारी चीज़ें वो भी आप डाल सकते हो। जो राजेंद्र पुरुष थे, जो जल पुरुष भी जिनको बोला जाता है, जिन्होंने एनीकटों के द्वारा जो है जल संरक्षण को पद्धति को बढ़ावा दिया, तो उनको जनता के प्रति प्रेम था ना उनका, और ज्ञान से संचालित भी थे कि कैसे संरक्षण करना है, क्यों ज़रूरी है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या ज़रूरी है, पर ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, इससे भी पता था उनको। तो ये तो सर श्योर है कि भाई प्रेम चाहिए, प्रेम से प्रेरित होगा तभी तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो अगर आप जैसे मान लो किसी चीज़ के प्रति अपना घृणा भाव है तो आपके पास है नॉलेज होगा परंतु आप वो काम नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान की बात है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में रैलीज है, झगड़े होते हैं, ठीक है, अभी ज़रूरत है, ध्यान से समझना है, नॉलेज तो ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का कोलेब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि मिडिल एशिया में अगर अपने को पकड़ बनानी है, ट्रेड अगर अच्छा करना है अपने को बहुत ज़रूरी है, परंतु क्या है, घृणा है, दोनों देशों के कंट्रीज के बीच में घृणा है तो स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छा जीवन बन ही नहीं पाएगा, भारत पाकिस्तान दोनों को नुकसान होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक आईआर का एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जैसे हिटलर का डाला, ठीक है, वैसे और जैसे अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन को वहाँ की अमेरिका की जनता से प्रेम था, ठीक है, ज्ञान से भी संचालित, उनको पता था कि अमेरिका को यूनाइट करना कितना ज़रूरी है, अगर ये अलग रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि महान अपन नहीं बना पाएंगे राज्य, ठीक है। तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कि एक अच्छा जीवन बनाने के लिए महात्मा बुद्ध का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है, ऐसे लिखा जा सकता है, इससे एक अच्छा जीवन जो होता है, पहली बात तो फिर आप एक अच्छे जीवन के पैरामीटर तय करोगे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि अब जैसे मान लो कि अम्बेडकर का ही ले लो, अम्बेडकर प्रेम से प्रेरित थे, उनको पता था कि जो टचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी है, लोगों के साथ कैसे भेदभाव होता है, उनको पता था, उनकी दर्द वेदनाएं उनको पता थी, परंतु वो ज्ञान से भी संचालित थे, और कहाँ से डबल पीएचडी करके आते हैं, ठीक है। लोगों के अनुसार तो वो अच्छा जीवन जी सकते थे, वो पीएचडी कर चुके थे, उनको जॉब मिल जाती कहीं भी और वो अपना जीवन गुजार सकते थे, उन लोगों के लिए तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कार्य किया तो उनके लिए वो अच्छा हो, तो सर वो पैमाना हम अपने अनुसार नहीं कर सर सकते। अच्छा जीवन एक खुद व्यक्ति तय करता है कि उसे क्या एम प्राप्त करना है, वही उसके लिए अच्छा जीवन है। अरे वो सेल्फिश भी तो हो सकता है उसमें। हाँ सर, वो निगेटिव सेंस में आ जाएगा ना सर, वो तो सेल्फिश भी हो सकता है उसमें। अब देखो, एक गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव, लव से ही तो प्रेरित होगी कोई भी चीज़ है, जैसे महात्मा बुद्ध के लिए प्रेम था ना, हाँ, अपने समाज के लिए प्रेम था, देश के लिए ही सब महात्मा बुद्ध का लोगों के प्रति प्रेम था कि लोग दुखी संसार में रहते हैं, लोग अपनी तृष्णा के इनके कारण जो है दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो प्रेम था उनके प्रति, इनसे निकालने के लिए, फिर ज्ञान के लिए उन्होंने बहुत गया में गए, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तब जाके एक अच्छा जीवन। पर यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य था, वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है तभी तो गुड लाइफ आई है। हाँ तो वही तो बोले ना, वो आया कहाँ से, प्रेम से प्रेरित हुए ना, इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। अगर जैसे मान लो अब इसका बात आते लादेन का, ओसामा बिन लादेन का लेते हैं अपन, ज्ञान से संचालित था, उसको पता है कि WTO सेंटर को कैसे उड़ाना है, सब कुछ नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, सब कुछ है, पर प्रेम था उसके प्रति, एक मानव समुदाय के प्रति प्रेम था उसको। अगर प्रेम होता तो वो सोचता नहीं कि भाई कितने लोग मारे जाएंगे, उनकी क्या गलती है,
वो नहीं था ना। तो आपको ऐसे काउंटर एग्जाम्पल भी देने हैं जिसमें प्रेम से प्रेरित है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से संचालित है पर प्रेम नहीं है। जहाँ पे दोनों है, जहाँ दोनों नहीं है, ना प्रेम है ना ज्ञान है, तो वो क्या बनेंगे? सुसाइड बॉम्बर। जो सुसाइड, जो अपने आप को, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो वो क्या कोकिला थी, उसको अपने बेल्ट पे सिर पे बम बांध के आती है, खुद भी मर जाती है और उसको राजीव गांधी को मार देती है। तो ऐसे मारा था राजीव गांधी को? हाँ, तो और क्या। अरे मैंने वो वीडियो भेजा है, वो जरूर देखो। चलो ठीक है, आ जाओ थर्ड। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छा खासा ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें मैंने ऐसे लिखा भी है। बताइए नगीना, ये मैंने लिखा है, एक बार मैं देखता हूँ। चलो बताओ तुम लोग जब तक। नगीना क्या हुआ? बता रही हूँ सर। बताइए। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। सबसे पहले हम गरीबी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। गरीबी, विश्व बैंक गरीबी को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जहाँ व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में गरीबी केवल आय की कमी तक ही सीमित नहीं है। ये एक व्यापक स्थिति है जिसमें संसाधनों की कमी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता शामिल होती है। गरीबी मानव समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज, देश और विश्व के समृद्धि तंत्र को भी बाधित करती है। गरीबी के कारण उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरे प्रभाव छोड़ती हैं। यह विचार कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, इस वास्तविकता को उजागर करता है कि गरीबी का प्रभाव सीमाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। इसका पहला है वैश्वीकरण। आज के समय में वैश्वीकरण ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव इस कदर बढ़ गया है कि एक देश की समस्या सीधे अन्य देशों को प्रभावित करती है। यदि एक देश में गरीबी व्याप्त है तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है, जैसे अवैध प्रवास, अपराध और अस्थिरता, स्वास्थ्य संकट हो सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल का कोविड-19। गरीबी का आर्थिक प्रभाव। गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक समृद्धि पर पड़ता है। गरीब देशों में उत्पादन और उपभोग दोनों ही निम्न स्तर पर रहते हैं, जिससे वैश्विक मांग और आपूर्ति प्रभावित होती है। जैसे कम मानव संसाधन विकास, वैश्विक असमानता और अवरोधित व्यापार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। गरीबी के सांस्कृतिक प्रभाव। गरीबी के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। गरीबी केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाती बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। गरीबी ग्रस्त क्षेत्रों में अशिक्षा, कुपोषण, बाल श्रम, लैंगिक असमानता जैसी समस्या भी गहराती है। ये समस्या पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती है क्योंकि समावेशी विकास को बाधित करती है। पर्यावरण प्रभाव पड़ता है। गरीबी पर्यावरणीय अस्थिरता के बीच गहरा संबंध है। गरीबी ग्रस्त लोग अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में गरीबी एक महत्वपूर्ण बाधा है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या करे गए हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करना, विश्व बैंक और IMF की नीतियां वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करती हैं। मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण, कहीं पर भी गरीबी। भारत एक विकासशील देश है। इसने गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जन धन योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कदम गरीबी को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। इसके बाद भी भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या के रूप में बनी हुई है। गरीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे समावेशी विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देकर हमें कुछ हद तक इसको कम करने में सहायता मिल सकती है। बस इतना। शिवानी कुछ बताओगी? दो ही लोग हैं यहाँ पे। अच्छा अमित तुम हो तो तुम बताओ। हाँ बता रहा हूँ सर मैं। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। ये पहले थोड़ा 5 लाइन में इंट्रो। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो न केवल किसी व्यक्ति, परिवार, समाज को प्रभावित करती है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी देश या समाज अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर सभी देशों और क्षेत्र आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी एक क्षेत्र में व्याप्त गरीबी पूरे विश्व के लिए बाधा बन सकती है। जैसे कि कहते हैं ना सर, ये इकोनॉमिक्स का सर मुझे लगता है कि 2-3 टॉपिक, दूसरा या तीसरा टॉपिक है ये, कि उसमें है ना गरीबी का जो टॉपिक है ना सर, गरीबी के टॉपिक में कहा गया है कि जो देश जितना गरीब होगा, अपराधों की संख्या वहां अधिक होगी। जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका के ले लीजिए, युगांडा, रवांडा, घाना और ये जितने भी जहाँ तख्ता पलट होते रहते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। जो देश जितना गरीब होगा वहाँ अपराधों की संख्या सबसे अधिक होगी। ये हो गया। और गरीबी एक वैश्विक समस्या है। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। गरीबी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी होती है। कि गरीबी जहाँ है वहाँ आप एजुकेशन डेवलपमेंट कभी नहीं देख पाएंगे, ना स्वास्थ्य डेवलपमेंट देख पाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो जहाँ गरीबी होगी वहाँ होंगे भी नहीं, और रोजगार के अवसर तो बहुत कम ही होंगे। जैसे इनफैक्ट भारत के भी कुछ राज्य बहुत ज्यादा गरीब है। यह असमानता को बढ़ावा देती है और सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। अब ये पूरा ऐसे मेरा 3 टॉपिक पे डिपेंडेंट है। पहला, गरीबी के वैश्विक प्रभाव, ठीक है सर। दूसरा, उन्मूलन के वैश्विक प्रयास, और तीसरा है इसमें कि भारत का दृष्टिकोण क्या है गरीबी के प्रति, और उसके बाद फिर ये 3 टॉपिक है सर। अब पहले टॉपिक की वो करते हैं, विवेचना करते हैं। कि जैसे कि पहला है कि आर्थिक असमानता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यानी कि जो आर्थिक असमानता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, जैसे कि चाइना है सर, वो दिन ब दिन डेवलप होते जा रहा है और इंडिया उतनी तेजी से डेवलप नहीं कर पा रहा है। और इससे क्या होता है कि चाइना अपना मतलब सस्ता माल इंडिया में डंप कर देता है, जिससे कि यहाँ के प्रोडक्ट और यहाँ के उद्यमियों में उत्साह की कमी हो जाती है सर, जिस कारण से वो अपना खुद का बिजनेस जो वैसे तो ठप हो जाता है, लेकिन जो नए उद्यमी होते हैं वो भी नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री है वो सस्ते कीमत पर अपने प्रोडक्ट को डंप कर देते हैं किसी गरीब देश में। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनफैक्ट भारत भी है उसमें शामिल। तो उसका है कि आर्थिक असमानता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वो मैंने खुद से समझाया था सर। गरीबी देशों में उपभोक्ता शक्ति और उत्पादन क्षमता सीमित होती है, जो वैश्विक बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। गरीब देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से वैश्विक व्यापार और निवेश बाधित होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका और एशिया के कुछ विकासशील देशों में गरीबी के कारण उनकी भागीदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सीमित है, जो अन्य देशों के विकास पर भी असर डालता है। ये जो WTO है ना सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा विकासशील देशों पे या फिर जो गरीब देश हैं उन पे वो दबाव बनाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की जो सस्ती कीमत है आप उसको बढ़ाकर मार्केट में
बेचिए। तो ऐसा होता है कि इंडिया का जो माल रहता है वो नहीं बिक पाता है, और अन्य देशों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो गुणवत्ता युक्त होते हैं, तो उनके सामान वो मार्केट में जल्दी बिक जाते हैं। तो इससे गरीबी पैदा होती है सर, दो देशों के बीच में गरीबी और वो क्या बोलते हैं, गरीबी पैदा करती है। दूसरा, सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष। ये सामाजिक अस्थिरता और जो संघर्ष है वो भी इसके जिम्मेदार हैं। गरीबी सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और असंतोष को जन्म देता है, जो कई बार संघर्ष और हिंसा का कारण बनती है। यह समस्या केवल संबंधित देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए भी खतरा बन जाती है। आतंकवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दे गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। तीसरा संकट है ये कि पर्यावरणीय संकट, कि गरीब क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन का अति उपयोग उनका दोहन करते हैं और पर्यावरणीय शोषण सामान्य होता है। यह वैश्विक पर्यावरणीय संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए गरीबी ग्रस्त क्षेत्रों में लोग जीविका के लिए जंगल काटते हैं, जिससे कि पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। चौथी संकट यह है कि महामारी और स्वास्थ्य का संकट। गरीबी ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती है। जहाँ गरीबी होती है ना सर, वहाँ बीमारियां भी बहुत तेजी से फैलती हैं। यह न केवल संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करता है, बल्कि एक सेकंड रुक जाए, मुझे खत्म कर लेने, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और पांचवा संकट ये है कि शरणार्थी और प्रवास का, जैसे कि म्यांमार से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, वहां से और कुछ तो तिब्बतन क्षेत्र से भी वहां की सरकार से परेशान होकर प्रवासन के लिए भारत की ओर आ जाते हैं, जिससे कि अतिरिक्त बोझ पड़ता है, संसाधन की कमी हो जाती है और पर्यावरण का दोहन बढ़ जाता है। गरीबी के कारण लोग बेहतर जीवन और अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं, जिससे शरणार्थी संकट उत्पन्न होता है। यह मेजबान देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर दबाव डालते हैं। कि आप अगर देखते हैं कि कई धर्मों के या फिर कई भाषाओं को जानने वाले लोग किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेशी जो केवल बांग्ला भाषा जानते हैं, वो बिहार में आ जाते हैं, तो उनसे ना एक वैमनस्यता फैल जाती है हिंदी भाषी क्षेत्र और बांग्लादेशी भाषी क्षेत्र में। तो इससे कई घटनाएं बढ़ जाती हैं, मारपीट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि गरीबी उन्मूलन में वैश्विक प्रयास क्या क्या है, उसके पे आ रहे हैं। तो उसका पहला पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसको जोड़ा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। इनका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करना है। और इसका दूसरा प्रयास यह है कि आर्थिक सहयोग और वित्तीय सहायता, धनी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा गरीब देशों को वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण गरीबी को कम करने में सहायक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और गरीब देशों के उत्पादनों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि आज आज इंडिया में जितने भी इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो मौसम प्रक्षेपास्त्र छोड़ते हैं सर, सैट, जो भी सैट लास्ट में सैट रहता है वो मौसम से संबंधित जुड़ा हुआ सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो वो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी इंडिया कई देशों से मांगने पर भी नहीं मिला था, लेकिन अंत में रूस ने किसी तरह उसको दिया था। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी है और ये पॉल्यूशन कैप्चर करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये सब ऐसे टेक्नोलॉजी है जो गरीब देशों के साथ शेयर नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री, विकासशील देशों के साथ वो शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि
जैसे पर्यावरण की समस्या वहाँ तेजी से बढ़ते जाती है, और पर्यावरण की समस्या अगर आज इस साल आपने 1 रुपए खर्च किए है ना सर, तो अगले साल आपको 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा सर्कल चलता है। तो इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। और तीसरा इसका प्रयास ये है वैश्विक स्तर पे कि शिक्षा और कौशल में विकास। शिक्षा और कौशल विकास गरीबी को समाप्त करने के सबसे प्रभावी साधन है। यदि गरीब देशों की आबादी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएं, तो यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधार सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकता है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, कि अर्निंग भी होनी चाहिए साथ साथ, और पढ़ाई भी होनी चाहिए साथ साथ, जिससे कि क्या होता है कि शिक्षा में कोई रुकावट नहीं हो। वरना ऐसा होता है, आज तो अभी भी ऐसा ही है मेरे इधर बिहार में कि जैसे कि अब पैसा है घर में, कोई एक आदमी कमा रहा है और 5 लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो 5 लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग है ही नहीं है। तो वो आप वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग नहीं है तो उनको पढ़ाई छोड़कर फिर उनको काम पे जाना पड़ता है, उनकी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो जाती है। चौथा प्रयास यह है कि जलवायु न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता। गरीब देशों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को जलवायु न्याय सुनिश्चित करते हुए इन देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पेरिस समझौता के तहत विकसित देशों का दायित्व है कि वे विकासशील देशों की सहायता करें। ये जितने भी पेरिस समझौता हुआ और जितने भी समझौते हुए पर्यावरण को लेकर ना सर, उसमें कहा गया था कि हम 1980 में जितनी थी पैरामीटर पोल्यूशन की, हम उस स्तर पर 2030 तक ले आएंगे। ये विकासशील देशों का लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य लगातार कई सालों से डिले होता जा रहा है, ठीक है सर। और जिससे कि क्या होता है कि क्या हो गया, चलो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है सर कि वो जो टेक्नोलॉजी होती है ना सर, जो प्रयास करने की बात बोली गई थी कि हम 2.0 कर देंगे अपने पोल्यूशन को, तो ये है कि जैसे अमेरिका और यूके जो यूरोपियन कंट्री हैं सर, और अमेरिका है सर, इन लोगों ने सर डेवलपमेंट मतलब कि औद्योगिक क्रांति 1980 में ही ले आया था, 1880 में ही, और 1880 में ही ये डेवलप हो गए। तो उनमें सबसे ज्यादा कोयले, फॉसिल फ्यूल और ईंधन का इस्तेमाल करके उन्होंने ज्यादा पर्यावरण का नुकसान किया है। और गरीब देश जैसे कि इंडिया, वो आज भी अपना कोयला अच्छे से नहीं निकाल पा रही है। तो उनका कहना है कि अब इंडिया भी मदद करे, इसमें बराबरी के तौर पे होनी चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूके की बराबरी या फिर यूएसए या यूरोपियन कंट्री की बराबरी इंडिया कर पाए, क्योंकि इंडिया ने तो प्रकृति का दोहन बहुत कम किया है, बहुत कम कोयले का यूज किया है, बहुत कम फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया है। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इसका 5वां प्रयास यह है सर कि गरीब देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए। अब इसमें भारत का दृष्टिकोण क्या है, वो कि भारत जहां अभी भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। जैसे कुछ सरकारी योजनाएं हैं। पहला सरकारी योजना भारत का प्रयास कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना जैसी कई पहलें शुरू की जो गरीबी उन्मूलन में सहायक है। शिक्षा और रोजगार, भारत सरकार कौशल विकास और शिक्षा पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा प्रयास है भारत का कि वैश्विक सहयोग, भारत में दक्षिण सहयोग के माध्यम से अफ्रीका और एशिया के गरीबी देशों को सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने गरीबी उन्मूलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। अब ये ऐसे समाप्त हो गया। अब इसका निष्कर्ष है थोड़ा सा कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। यह विचार वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इनको हर मंच पे उठाया जाता है। गरीबी केवल एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है,
बल्कि यह पूरी दुनिया की चुनौती है। इसका समाधान भी सामूहिक और समावेशी प्रयासों से ही संभव है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के माध्यम से ही हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध, सुरक्षित और न्यायपूर्ण विश्व की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। ये था निष्कर्ष सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने इतना टीपा है, लेकिन मैंने सर टीपा है अलग से, लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि एक दो बार पढ़ लो तो ज्यादा चीजें समझ आ जाती हैं, इसलिए मैंने। ठीक है ठीक है, चलो और कौन? शिवानी बताइए, आप कुछ बोलना चाहोगे? शिवानी छोटी। मैं बोलूं? नहीं सर, मैं तो बस एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जो अफ्रीका है ना, इसका बिल्कुल केस स्टडी है। अफ्रीका को देख लो या ऐसे को देख लो, उसी पे ही है ये। ठीक है, हाँ छोटी बताइए आप। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसका रेफरेंस ले सकते हैं, या तो फिर एसडीजी गोल्स का। मतलब एसडीजी गोल्स पहला है नो पॉवर्टी, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो नो पॉवर्टी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं 4 5 6 7 10 पॉइंट है। मतलब जो ये कहीं लोग डिफाइन कर देते हैं कि गरीबी जैसे कहा ये सेंटेंस क्या कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो इसमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मनरेगा की हो गई, रोजगार से रिलेटेड हो गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गई, तो वो अन्य से लेके हो गई, ठीक है। फिर जनधन योजना हुई तो वो पैसों के उससे हो गई, और आवास योजना है वो आवास को लेके हो गई, और ग्रामीण कौशल्य योजना है तो वो कौशल से लेके हो गई, मतलब रोजगार से संबंधित हो गई। और एक है अटल पेंशन योजना, तो वृद्धों से। उसके बाद जितने मतलब गरीबी को डिफाइन करके शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वृद्ध जनों के स्तर पर, महिलाओं के स्तर पर और पर्यावरणीय स्तर पर, इन ऐसे से कोई निकाल के इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सना तुम कुछ बताओगे ना? चलो ठीक है, सबसे पहली बात देखो यही होता है, तुम लोग क्या करते हो ना, कोई इजी से टॉपिक आ जाता है बस फिर अपना जो ज्ञान का भंडार है उसका पिटारा खोल देते हो। ये नहीं देखते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जिसमें कुछ ही नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। आज कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कुछ आता है अपने को, परंतु बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वही लिखना होता है। देखो पहली बात, कहीं पर भी गरीबी, कहीं पर भी गरीबी। अब जो कहीं पर भी गरीबी हो सकता है, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो सबसे पहली चीज़ अपन लेते हैं कि जैसे मान लो परिवार में ले लो, ठीक है, परिवार में मान लो कि 3 भाई है, ठीक है, 2 बहुत पैसे वाले हैं, खूब शांति से खूब पैसे वाले, सब कुछ समृद्ध है, एक भाई गरीब रह गया, ठीक है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि इसके कारण इनको सामाजिक जो है वो भी झेलना पड़ सकता है कि आपका भाई तो ऐसे भीख मांग रहा है, जो भी है XYZ, ठीक है। तो उनकी समृद्धि के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा है। दूसरी बात तो वो क्या करेगा, इसको कोई गाँव के भड़काएंगे, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चीज़ समझो, ये हकीकत है भाई, ऐसे ही होता है। अब इसको भड़काएगा तो इनसे झगड़ा वगड़ा करेगा, ज़मीनी विवाद करेगा, ये हकीकत स्टोरी बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। 3 भाई है और ये हकीकत बात है, वो एक छोटा भाई रह गया वो कुछ ही काम का नहीं, तो ऐसे झगड़े होते रहते, तो स्वाभाविक बात है शांति माहौल नहीं रहेगा। ये तो पारिवारिक स्तर पर अपन देख लिए, ठीक है। अब अपन आते हैं कि जैसे इसको तीसरे वाले को सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी। हाँ वो स्वाभाविक सी बात है, भेदभाव झेलना पड़ेगा। सर ऐसा होता है क्या कि सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा इनमें फायदा मिलता है क्या? हाँ रहता है। ऐसे में अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक में, मतलब अगर सोशियोलॉजी टॉपिक जरूर रहते हैं। जैसे सोशियोलॉजी वाले देखो ना, ये अच्छे से लिख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये वाला बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और इधर आ जाओ जो समाज, ठीक है, और मान्य मूल्य रूढ़ि नैतिकता, ये भी अच्छे खासा लिखा जा सकता है, ठीक है। वो सर आप है ना कभी नोटिस करना कि मेरी सोशियोलॉजी सबसे खराब है, उल्टा पकड़ होनी चाहिए, वो रहता है, कोई नहीं, NCERT पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सेल्फिश होते हैं ना ज़्यादा, इसलिए सोशियोलॉजी खराब। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, ये तो देख लेते, समझ लो, ठीक है। तो पहले ये परिवार के लेवल पे होगी बात, फिर ऐसे अपन लेते हैं राज्य के लेवल पे लेते हैं अपन डायरेक्ट। जैसे कुछ राज्य हैं जो बहुत समृद्ध है, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, बहुत समृद्ध है, ठीक है, तमिलनाडु हो गए, ये सब है। परंतु गरीब राज्य हैं बिहार। अब देखो इसका कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार गरीब है, ठीक है, तो इनकी समृद्धि पे कैसे खतरा पड़ेगा कि यहाँ से लोग यहाँ पे माइग्रेट होके जाएंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे दिक्कतें होगी, ठीक है। माइग्रेशन होगा तो वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, नेगेटिव दोनों चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, गरीबी क्या खतरा पहुंचाती है। सबसे बड़ी, जैसे बिहार में लोग गरीब रहेंगे, यहाँ पे तो सब मान लो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, परंतु आज भी यहाँ डीजल से काम चल रहा होगा बिहार में, ठीक है। अमित नाराज मत हो जाना, बिहार का एग्जांपल ले रहा हूँ पर रियलिटी है ये, ठीक है। दूसरी बात ये होगा कि बिहार में लोग आज भी जो है लकड़ी से खाना पका रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जलवायु परिवर्तन। तो सच में ऐसा है क्या बिहार में? अरे हाँ, हकीकत है, उसमें क्या है। जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगा क्योंकि लकड़ी वैसे जला रहे हैं, ठीक है। खेती भी आज भी सर अमित ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। खेती भी आधुनिक तरह से नहीं करेंगे लोग, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो, प्रोडक्शन कम होगा तो गरीबी से क्या होगा, वहाँ भुखमरी आएगी, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू कमज़ोर होगी, तो भारत का जो एसडीआई है वो भी कमज़ोर दर्शाएगा। इससे भारत की जो छवि है समृद्धि, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, चोरी लूटपाट ये सब बढ़ेगी, दंगे बढ़ेंगे, धार्मिक हिंसाएँ बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो है ना इस देश में, अगर बोलोगे तुम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गरीबी है। गरीबी के कारण धार्मिक हिंसाएं सब होती है, क्योंकि मोबिलाइज कौन होते हैं, आप बताओ, कौन पत्थर फेंकने के लिए तैयार होगा, कौन दूसरे धर्म से लड़ने। जैसे मान लो एक आदमी जो बिजी है, अपना ऑफिस से काम है भाई, सुबह 8 बजे वो तैयार होता है, 9-10 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है, 6 बजे आता है, 6 बजे निकलता है, 10 बजे घर पे पहुंच रहा है, खाना वाना खा के सो रहा है, उसका रूटीन ये है, वो क्या धार्मिक हिंसाएं करेगा? सर एक वो जो देखी थी वो थी वेब सीरीज थी सर, बिहार की थी वो, कि वो एक आधा पौवा जो वो होता है उसका शराब का जो वो होता है, हाफ क्वार्टर पे ही वो मर्डर कर देता है 12 रुपए में, 10 रुपए में। हाँ, तो वो वही है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात नहीं, हकीकत है, ठीक है। अब देखो, ये गरीबी जब रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कहीं समृद्धि के लिए खतरा होगी। अब इन लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, दंगा होगा, नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगी, देश को तोड़ने की बात। इंडिया में सर छोटी मोटी लड़ाई भी होगी ना सर, तो 200-250 लोग पहुंच जाएंगे सर आराम से, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। छोटी मोटी झड़प हुई ना, छोटी मोटी लड़ाई हुई, 100-150 लोग आ गए, ऐसा चलता रहता है। वही ना, यही तो कारण है। अब देखो, पॉवर्टी रहेगी तो स्वाभाविक संसाधनों को लेकर झगड़ा रहेगा। पॉवर्टी क्यों रहती है? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है रिसोर्स का। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे अडानी है, अंबानी हो गई, ये सब जो है इंडिया, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर आप देखोगे कि 10% पीपल के पास देश की 90% संपत्ति है। सोचो, ओनली 10% पीपल के पास। अब ये सोचो 90% इधर पीपल बचे हैं और इनमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली 10%। सर वैसे ना हमारी जो मतलब इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो भी बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म लिखा हुआ है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देगा? वो पॉसिबल भी नहीं है और वो करने की जरूरत भी नहीं है। हो भी जाएगा तो कोई तो फिर पीने वाले आप ये खुद ही सोचे ना, खत्म कर देंगे संपत्ति। अरे नहीं, ये चीज सोचो ना, जैसे 3 भाई होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है संपत्ति में, लेकिन एक भाई आगे क्यों निकल जाता है? कर भी देंगे तो कुछ सालों बाद वही हो जाएगी। वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है ना। आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि जैसे मान लो अडानी पे आप 90% टैक्स लगा दोगे, क्या नहीं लगा सकते ना। एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है चीज़ें, परंतु हाँ ये जरूर होना चाहिए। जो इंडिया में ना एजुकेशन को ना एकदम सेम कर देना चाहिए, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए। वो नहीं होगा, तुम लोग आदर्शवाद की दुनिया से बाहर निकलो, वो सब कुछ ही नहीं होगा। सबसे बेहतर भाई ये मत करो, सबसे बेस्ट है कि जो भाई जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उसका अच्छा कर दो। ये मत सोचो कि अभी अमीर के बच्चे भी तुम्हारे स्कूल में आके पढ़ेंगे। ये सब इम्पॉसिबल चीज़ें छोड़ो, जो पॉसिबल हो सकता है वो किया जाना चाहिए ना। कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। भाई ये करो, जो इम्पॉसिबल चीज़ का है प्रयास करोगे वो कोई मतलब है नहीं, और वो कभी होगी भी नहीं। ये आदर्शवाद ये चीज़ें छोड़ो, यथार्थवाद में रहो जीवन, ठीक है। तो बिजनेस भी ज़्यादा एस्टैब्लिश करने चाहिए इंडिया में। बिजनेस नहीं, उसको लिए तुम बोल सकते हो कि अभी क्या है कि भारत की मेंटेलिटी ये रही है, भारत इन द सेंस कि मतलब जो क्राउड जो है उसकी ये मेंटेलिटी रही है कि हमें जॉब चाहिए। मेंटेलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर बने हम लोगों को जॉब दे। परंतु जैसे देखो मेरे जैसे जॉब देने वाले लोगों को धोखा भी हो जाता है तो ठीक है सर। भारत में जो भी भारत की स्थिति है ना इकोनॉमी वाली, तो भारत क्या है, भारत प्राथमिक क्षेत्र से थर्ड वाले उसमें तृतीय क्षेत्र में चला गया। सर भारत को विनिर्माण क्षेत्र नहीं सेकंड से उसमें सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। हाँ, वहाँ पे लार्ज सेक्शन को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, वो सारी चीज़ें। क्योंकि सर विनिर्माण इसमें एक बड़ी बात है, इसमें एक बड़ी बात है सर, इसमें एक बड़ी बात है,
कॉरपोरेट सेक्टर से भारत को बहुत बड़ा टैक्स आता है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा, और एक शायद इस्पात में भी, इन तीनों में भारत बहुत मतलब इस्तेमाल करता है। लेकिन इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट चाइना पे है इंडिया, ठीक है सर। ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आई है, ऐसे में मैंने देखा था। ठीक है, अरे सुनो इधर ऐसे कर लेते हैं फिर छोड़। देखो तो ये तो हो गया, फिर अपन राज्य के लेवल पे देख ले, फिर देशों के लेवल पे देखते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, पूरा गरीब है, अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सोमालिया जो लूटपाट मचती है, ठीक है, पहली बात वो आतंकवाद को ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान में जाके देख लो कौन कर रहा है, डिस्टेबल कौन कर रहा है। तो जैसे अमेरिका के लिए जैसे उन WT सेंटर पे अटैक किया गया, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके नुकसान पहुंचाने का भी इनका रहता है, क्योंकि आज भी वो फॉसिल फ्यूल जो है जीवाश्म ईंधन उन्हीं का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज इनके पास पानी भी पीने के लिए नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी माइंस आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए सब ऐसी बात है, क्या किया जा सकता है? तो सब ऐसी बात, देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, गरीबी जो भारत में जो हथकंडा अपनाया जाता है या कहीं पे भी अपनाया जाता है, मान लो तो भारत में हथकंडा क्या अपनाया जाता है कि भाई उसको कुछ दे दो। जैसे गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 5 किलो केजी अनाज दे दो उसको, ठीक है, और उसको क्या कर दो, राशन का कुछ सामान दे दो उसको फ्री में, मनरेगा दे दो उसको चला के। ये सबसे गलत है, सबसे पहली बात तो यही गलत है। क्योंकि जब तक आप गरीबी का महिमा मंडन करोगे, गरीबी को अपना वोट बैंक की राजनीति बनाओगे, तब तक ये समाधान नहीं होगा, ये हकीकत बात है। तो करना क्या पड़ेगा भाई, सब ऐसी बात है। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले जैसे कल अपन पढ़े थे वैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर उसको अच्छे से करना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन उसको अच्छे से करना पड़ेगा। जब यहाँ से लोग, दूसरी बात है ना, जैसे अभी मेरे अनुसार जो मानना चाहिए कि अभी जैसे क्या हो रहा है ना, अभी जो इनरोलमेंट पे है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कौन कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। अरे ये नहीं होना चाहिए कि कितना आउटकम है, आउटकम कितना, लर्निंग आउटकम कितना होना है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। वो गया ज़माना, ठीक है। आप एक बार चाह रहे थे कि इनरोल हो जाए लोग इतना, अपन उससे क्या मतलब है, झूठ मार के आंकड़ों से क्या होता है। आंकड़े ये है कि आउटकम क्या होना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट है, उसको जाके देखो। अरे हकीकत बात है भाई, मैं भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हूँ, 8वीं क्लास तक के बच्चों को हिंदी की कॉपी पढ़ना नहीं आती है। इंडिया की स्थिति बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश तो भूल जाओ, दूर दूर तक है, हिंदी की बुक पढ़नी नहीं आती, जाके चले जाओ। तो ये है, तो स्वाभाविक बात है उस देश का क्या हो सकता है। तो स्वाभाविक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाओ, उसका आउटकम बढ़ाओ, तब जाके कुछ होगा ना। बात ये ना, दूसरी बात अभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ, जैसे मेरे साथ पढ़ने वाले थे, वो लोग क्या कहे, कोई 10वीं पढ़ लिया, कोई 12वीं पढ़ लिया, कोई ग्रेजुएशन कर लिया। आजकल ग्रेजुएशन तो हर कोई कर लेता है, पर क्या उससे क्या हो रहा है, देश को कुछ फ़ायदा हुआ उस एजुकेशन से? नो, 0/0 नुकसान हो रहा उल्टा। उसकी जगह अच्छा होता कि भाई 5वीं क्लास तक बेसिक एजुकेशन दे दो, फिजिक्स मैथ, जो मतलब मैथ, बेसिक मैथ सिखा दो उसको, इंग्लिश थोड़ा बहुत सिखा दो, उसके बाद भी उसको स्किल जॉब दो, ताकि वो एटलीस्ट अपना रोज़गार। जैसे इंडिया में तुम्हें पता क्या दिक्कत है, आज भी अपने पास ऐसा स्केलेबल वो नहीं है, श्रमिक नहीं है जिनको इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब दिया जा सके, व्यावसायिक एजुकेशन, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। हो क्या रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद में लोग क्या करें, मेरे गांव में जाके देखो, पत्थर उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, उससे क्या होगा उल्टा। इससे अच्छा तो मान लो उनको इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ स्किल दे दिया जाता, तो आज वो जाके भाई, आज भी यहाँ दिल्ली में हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेंगे कि बिजली सुधारने वाले, ये सब इनकी कमियाँ हैं। और ये सोचो, जब एक शहर में कमी है तो कितने शहरों में कमी होगी। ये तो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। तो ज़रूरत उसकी है कि अपने स्किलेबल एजुकेशन देना पड़ेगा, और उसके लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति तो चाहिए साथ में भाई। ऐसे नहीं होता, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम चला, तुम्हें पता गवर्नमेंट का सबसे फेलियर स्कीम है। अरे मोदी की जितनी भी स्कीमें हैं ना, उठा के देख लो, इनका आउटकम देखो कितना रहा है, 0/0। मैंने पार्टिसिपेट किया था सर, कौशल विकास जो कार्यक्रम चला था, स्टार्टिंग पहला 1.0 था। क्या किया था, गांव के भैया थे, हम सबको इकट्ठा करके ले गए स्कूल में, बढ़िया नाश्ता कराया, कुछ कॉपी पेन दिए थे, और उन्होंने हमको बस इन्होंने टच भी नहीं करने दिया। और मैंने बोला भी था कि हमें बताओ तो प्लीज, हमसे कोई पूछेगा कि तुम लोग गए थे, क्या देखा तुम लोगों ने वहाँ, तो बोला इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बस नाश्ता करो और अटेंडेंस दो और जाओ बस। सब और सोच सर लो, हमारा कराया था ना, तो हमें बोर्ड पे लिखवा दिया कि ये अच्छा। आई, तो उनको पैसे दे दिए, और तो
तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वो लड़की एक आगे बैठी, तो उन्होंने बोला कि तुम सीरीज वाइज बैठो, तुम्हारा नंबर नहीं। तो वो बोल रही उनको कि सर मेरे को दे नहीं रहा बोर्ड पे। बोल रहे एग्जाम में कौन बोर्ड पे देखता है। बढ़िया। अब देख लो, सोच लो, ये हालात है। और इसका सबसे बड़ा, ये तो चलो तुम लोगों के साथ हुआ है, एक और हकीकत बताता हूँ। जहाँ पे कौशल केंद्र थे वहाँ पे गाय के बछड़े से बंधी हुई थी। ये है हालात उसके कौशल इंडिया प्रोग्राम का। अरे ये हकीकत है, बहुत बुरा हाल है। तो वही है कि देखो, आप लोग खुद ही बता रहे हो। अब सोचो, वहीं पे किसी को स्किल मिलती, ठीक है, कुछ चीज़ सीखते, तो वो उसको रोज़गार नहीं मिल जाता आज। परंतु जब सोचो वो तो नाम सर ये जो नंबर्स देते हैं, मतलब जो डेटा वगैरह होता है, वो मतलब सारा फ्रॉड होता है यस क्या? श्योर, कोई सा भी तुम डाटा उठा के देख लो। है। हाँ सर, यस, तो कुछ 100% पेमेंट अरे में मेरे मिला था से कि जितनी ज्यादा अटेंडेंस होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ ऐसे करके था। हाँ। मुझसे पूछो तो ना। कुछ पैसे हम लोगों के भी पास ट्रांसफर हुए थे। तो सर सारा जो मुद्दा है वो करप्शन का है, पॉवर्टी में हाँ। और इन चीजों में। हाँ, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी इकोनॉमी सर्वे आया था ना, तो उसमें लेबर पार्टिसिपेशन रेट के आई थी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, तो 39% चला गया। ठीक है। और आप चले जाओ आज से 4-5 साल पहले ही, 2018-19 के दौर में ऐसा था कि इंडिया का लेबर जो ये फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है गिर रहा था। पहले 23% हो गया था और 21% हो गया था। ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट को भाई अपने डाटा तो चेंज करने ही थे, क्योंकि चुनाव आ रहा था अभी। तो उन्होंने पता क्या किया है, जो मनरेगा में काम दिया जा रहा है उसको इसमें इनरोल कर लिया है। अब आप सोच लो, अच्छा। तो जिस देश का तो 39% कैसे हो जाएगा अचानक से? सोचो, ऐसे कौन सी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तो 39% वो हो गया है। दूसरी बात, इसमें किन लोगों को ऐड किया गया, जो वुमेन्स, मान लो तुम्हें पता है, जैसे मान लो कि कॉल कर वो सॉरी जो मतलब काउंटर पे का बैठ के काम करती है, जिनका 5-5 हज़ार रुपये सैलरी नहीं होता है, उनको उसमें वुमेन एम्पावरमेंट शो किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट इतना बड़ा है। ये तुम्हें लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट है? मतलब सर ग्रास रूट लेवल पे हालत बहुत बहुत खराब खराब है, है, ये तो मतलब हकीकत है भाई, हकीकत है। बहुत खराब है, बहुत। टीके हुए हैं। देखो हकीकत वही है ना कि सपनों का भारत, देखो नेता लोग जो दिखाते हैं और हकीकत बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सर दिखाते तो मीडिया ही थी, हम लोग दिक्कत है ना सर कि हम लोग चोर केवल उसको बोलते हैं जो बसों में जेब काटते हैं या फिर ट्रेन में जेब काटते हैं, लेकिन जो अफसर होते हैं या फिर खादी कपड़ा पहनने वाले नेता होते हैं, ये रियल चोर होते हैं, लेकिन इनको हम लोग चोर बोलते ही नहीं है। बिहार में वोट ना देने सर, और जाते हैं। बिहार को नीतीश कुमार ने बनाया है कि पूरे भारत में सबसे अधिक पुलिस बल बिहार में होगा, और उसमें भी कि महिला सबसे अधिक होगी। लेकिन यहाँ बहाली तो निकल रही है बहुत धड़ल्ले से, लेकिन कुछ दिन पहले ही अखबार में आया था कि जितना ही प्रशासन मजबूत हो रहा है, उसके उलट भ्रष्टाचार में लिप्तता भी हो रही है, कि आप पुलिस विभाग में जाएंगे तो बहुत अधिक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। सर दुनिया बड़ी बेकार हो गई, संन्यास ले लेते हैं। ये तो कायरता का निशानी होगी। कल ही की है, CGPCS में एक फैमिली थी, सोचो 5 लोग थे, भैया भाभी सब लोग थे, सबके सब एक साथ सिलेक्ट हुए हैं, ओनली 45 लाख रुपए दे के। सोच लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, 45 लाख का जुगाड़ करो। सोच लो, उन पे कार्यवाही ये नहीं की हकीकत गई। है। अरे कुछ ही नहीं होगा, क्या होगा? राजस्थान में तुम देख लो, SI की भर्ती तुम देख लो, जिसको क्या क्या नहीं आता है वो SI बन के बैठ रहे। तो अब ऐसे लोग क्या नहीं करेंगे? सर, ये आप खुद ही सोचो ना, जब बहुत ऐसे गलत लोग बात सेलेक्ट है। होके जाएंगे तो क्या करेंगे? वो करप्शन को और ऐसे बढ़ावा लोग देंगे। सर टीचर स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, हाँ 10th तक का स्कूल साइड से। पता है वो मैडम क्या करती हैं, वो स्टेटस और लगाती हैं बकायदा। मैं ये बोलती हूँ कि तुम ठीक है करो जो कर रही हो, बट स्टेटस तो मत लगाओ। वो स्कूल में बच्चों के सामने डांस करती हैं और वो चला के टैग अच्छा, चलाती रील बनाने वीडियो कैसे चलाती। रील हाँ रील बनाते हैं, तो बच्चे भी शामिल होते हैं और बच्चियां भी शामिल हो रहती हैं उसमें। रील वाली मैडम। अरे बहुत बुरा। ये करती है। और उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था कि पेपर मिल गया था उन्हें कहीं से पैसों तो से। सर अगर सर मतलब हम कोशिश भी करना चाहें अच्छा काम करने की, तो वो कभी नेता करने ही नहीं देंगे ना। मैं सोचूं कि नहीं मैं वहां जाके अच्छा काम करूं, करने ही नहीं देखो देंगे। पहली बात मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग अगर इस सर्विस में जाना चाहते हो, इफ़ यू वांट डू समथिंग, अगर कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये मान जाओ कि दुनिया क्या है, तुम क्या हो, सबसे बड़ी चीज़ वो है। जैसे मान के चलो,
तुम कल गए IAS अधिकारी बने, तुम्हें पता भ्रष्टाचार है सब जगह, अगर तुम भी उसमें संलिप्त हो रहे तो फिर तुम अपने आप को बचा ही नहीं पाए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि खुद का सेल्फ आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैं अभी इतना दावा तो नहीं कर सकता, अगर मान लो मैं कभी ब्यूरोक्रेसी में गया तो मुझे इतना श्योर है कि मैं इनके जैसा तो नहीं बनूंगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मेरे को ट्रांसफ़र करेंगे, मारेंगे, जो भी XYZ है, परंतु अगर मैंने ये लाइन मान लो मैंने जीवन में बता दी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसके पार नहीं जाना है, अब जो भी मुझे करना है मुझे इस एरिया में रह के करना है। अब चाहे उसके लिए मुझे परेशानी होगी, ट्रांसफ़र झेलने पड़ेंगे, अगर मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ तो फिर कुछ भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना जीवन में। अगर तुम्हारी ये लाइन महीन रही, तुम्हारा मन इधर उधर डोल रहा है, तो तुम जीवन में कुछ ही नहीं कर पाओगे। फिर वही मैंने उस दिन लाइन बोली थी कि नेताओं सर पता है, एक बंदा है अच्छा और 99 लोग खराब, अब कैसे बैलेंस बैठेगा? दुनिया उसी से चलती है। महात्मा गांधी जी अकेले दुनिया थे। उसी से चलती है। चाहिए रखना कि अगर आज ये देख रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो, ठीक है, अभी अपन नेगेटिविटी पे बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं और उसके कारण ही दुनिया चल रही है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं बताता हूँ, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे चाचा है, ठीक है, मेरे दादाजी 2 भाई थे, तो छोटे वाले भाई के है 3rd नंबर का है उनका लड़का, है ना, नहीं 4th नंबर का, हाँ। तो वो मेरे से अभी मिला था, तो मैं स्टार्टिंग से हम जैसे वो मेरे से डिस्कस कर रहा था कि मेरे से है ना, कुछ गलत चीज़ सही नहीं जाती है। वो बिजली विभाग में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो, तो उसके पास बहुत ऑफ़र आते हैं कि तुम इतना हमारा कनेक्शन करवा दो या बिजली का बिल कम करवा दो, इतना पैसा ले लो, ये ले लो। तो वो नहीं करता है। वो बोला मैं काम करना रहेगा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, उसका मुझे सैलरी मिल रहा है, ठीक है। अब सोचो ऐसे भी व्यक्ति है। अब वो अभी कोई IAS अधिकारी आई थी जयपुर में, याद करो, छोटी हाइट की जो है, शायद उसका नाम है कुछ, वो उसके ऑफिस में आई थी। हाँ, तो जयपुर में है अभी, वो बिजली विभाग में है। तो उसके ऑफिस में आई, तो उसने कुछ कंप्लेन की, भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उसने साफ दे दिया जवाब कि भाई ये दिक्कत है, मुझे इस चीज़ का सिस्टम, वो ऐसा था कि उसका ट्रांसफ़र हो गया था, प्रमोशन हो गया था, तो वो कहीं दूसरी पोस्ट पे बैठ रहा था। तो उस दिन जो उसके पहले वो इसी पोस्ट पे काम करता था, तो वो उसका प्रमोशन हो गया था, तो उस दिन वो आए नहीं थे, तो यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसकी कोई शिकायत आई थी। तो उसने साफ बोल दिया कि भाई मैं पहली बात तो यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरा काम है नहीं। वो तो भाई ऑफिस में, चलो ठीक है, मैं उसका जिम्मेदारी लेके कर रहा था, ठीक है, पर फिर भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप इसका जो भी है वो मैं करूँगा खुद से। तो मेरा कहने है कि वो ये बोलता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है ऑफिस में। तो भाई एक अंतरात्मा भी, बहुत सारे लोगों की अंतरात्मा प्रबुद्ध होती है, वो करप्शन इन सब चीज़ों से बहुत दूर होती है। तुम उनका ना कितना भी पैसे दिखा दो, कुछ भी कर लो, वो अपने दायित्व से, नैतिक कर्तव्य से कभी भागते नहीं हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। तो मैंने तो बहुत लोग हैं भाई, आप ये चीज़ समझो। ऐसा नहीं अपन कहना अच्छे कि लोग हैं तभी तो हाँ, इतना तभी कुछ चल हो रहा है। ना। वो वो खुद बोलता है कि मुझे है ना रात को नींद नहीं आती, अगर कुछ भी ऑफिस में गलत हो रहा है तो फिर मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है, गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए था, ये करप्शन कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं भाई जिनकी अंतरात्मा मरती नहीं है। बहुत सारे बाहर से तो लोग आपको जीवित दिखेंगे, पर वो अंदर से मर चुके हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई है, उनकी अंतरात्मा, कभी उनको पैसों के कारण तुम किसी भी चीज़ से उनको नहीं हरा सकते। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग जीवन में अगर आपको कहीं भी कठिनाई हो रही है ना सर, तो अपना आत्मविश्वास मजबूत कर लीजिए। जब आप अपना आत्मविश्वास मजबूत कर लेते हैं तब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर हर जगह आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, फिर आप पीछे नहीं मुड़ के देखते। तो ये आम जिंदगी में ना ऐसा ही आत्मविश्वास जिसका मजबूत है ना, वही एक दिन कुछ ना कुछ करता है, ऐसे कोई भी कुछ नहीं कर पाता। अब जैसे एक चीज़ मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रिद्धि मेरा लैपटॉप लेके भागी, ठीक है, चाहता तो मैं कुछ एक्शन भी कर सकता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कुछ करो भी। फिर मैं एक दिन, मैं रात में ऐसे सोच रहा था, मेरे एक माइंड में आया कि वो ज़िंदगी भर जब भी वो लैपटॉप यूज़ करेगी, उसको ये गलानी भाव ज़रूर होगा कि ये लैपटॉप मैंने कैसे पाया है। उसके लिए यही बहुत बड़ी सज़ा है, तो मुझे सज़ा देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे मैंने देखा, मेरे गांव में ऐसे देखा है, जो लोग करप्शन करते थे, ठीक है, लगता है कि कुछ टाइम के लिए लोग खुशी रह रहा है, उनके पर बाद में क्या होता है, परिवार में कोई अपंग पैदा हो गया, बच्चे ख़त्म हो गए। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, आप मोस्टली जाके देख लो, स्टार्टिंग में तो लगेगा उनकी दुनिया,
कि बहुत अच्छी, अरे यार ये तो अपन तो कहाँ मजदूरी की सूखी रोटी खा रहे हैं, ये देखो क्या लाइफ जी रहे हैं। पर याद करना कि निष्कर्ष तौर पे जाके देख लेना 99% जो लोग करप्शन करते हैं, कहते हैं उनकी फैमिली ख़त्म हो जाती है या खुद वो जीवन ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ याद रखना। देखो यहाँ का जस्टिस आपको न्याय दे न दे, पर प्रकृति का न्याय जरूर होता है, ये चीज़ याद रख लेना। जितने भी करप्शन करते हैं ना, आखिर सब में पॉलिटिशियन क्यों नहीं मरते फिर? क्यों नहीं होता है? इतना अरे करप्शन तुम से क्या बात कर रहे हो, बहुत बुरा हाल होता है। अपन इनके निजी लाइफ को नहीं जानते हैं ना, अपन निजी लाइफ को नहीं जानते हैं ना, बात अपन तो बाहरी इनका जो चेहरा दिखाया जाता है वो जानते हैं ना। जैसे वसुंधरा राजे है, वसुंधरा राजे तुम्हें पता है वो बिना शराब से उसको नींद नहीं आती है, उसको शराब चाहिए ही रात को। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन तो रहती है ना। तो ऐसा नहीं है, अपन बाहरी तौर पे देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। पर्सनल लाइफ में उनकी बहुत दिक्कतें होती है, ये चीज़ याद रखना। तो ईमानदारी के सुख में वही बात याद रखना, ईमानदारी सूखी रोटी बहुत अच्छी है वो चाहिए, बोलते हैं ना कि मावे की रोटी से ईमानदारी होती है, चीज़ याद रखना। और लाइफ का अगर आप देखोगे ना, जैसे ये सेकंड टॉपिक एक अच्छा जीवन, ये हकीकत बात है। ईमानदारी से एक अच्छा जीवन जी सकते हो। बेईमानी करोगे, जैसे होता है ना, एक झूठ बोल दिया तो 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, एक बार करप्शन कर दिया तो 1000 बार करप्शन करना ही पड़ेगा। तो यही सर मुझे कभी कभी लगता है ना सर कि मैं भी पूरी जिंदगी ना एकदम बेदाग जीवन व्यतीत करूं, लेकिन जब सामने वाले को देखता हूँ ना तो फिर लगता है कि इनके साथ क्या होनेस्टी बरती जानी चाहिए, बदले की भावना जैसी हो जाती है। गलत है, फिर वो उसके जैसा ही मैं भी हो जाता हूँ। गलत है ना वो। चलो ठीक है, छोड़ो। चौथा टॉपिक है भारत के सीमा विवादों प्रबंधन एक जटिल कार्य है। बताइए फटाफट से नगीना। सर ये रह गया था, ये नहीं कर पाती। शिवानी। सर नहीं आता। अमित। हाँ सर मैं बता रहा हूँ सर। शाबाश, बताइए अमित। कि भारत के सीमा विवाद एक जटिल और बहुआयामी समस्या है। ठीक है सर, तो थोड़ा ये इंट्रो। भारत एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे 7 देशों के साथ मिलती है। इतनी विविध सीमाएं भारत की भौगोलिक स्थिति के को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन इन सीमाओं पर विवाद और तनाव देश के लिए जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। कि जैसे है ना सर कि आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो आपको जो पड़ोसी होंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप भाषा का, ठीक है सर, तो इससे भी ना बहुत वैमनस्यता फैलती है 2 देशों में, भाषा को लेकर भी और रहन सहन को लेकर भी। ये हो गई, जिसमें कि भारत के सीमा विवादों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या क्या रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भारत के सीमा विवाद मुख्यतः औपनिवेशिक काल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सीमाओं का निर्धारण जल्दबाजी और अपर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन के साथ किया गया है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच रेखाएं खींचने का कार्य भी विवादों का कारण बना। चीन और भारत के बीच विवाद भी औपनिवेशिक काल की समस्याओं और 1962 के युद्धों के बाद और गहरा गया है। ठीक है सर, और इसमें देख लेते हैं कि किन किन देशों के साथ कैसा कैसा विवाद है। तो पहला, भारत और चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला पश्चिमी क्षेत्र, जिसको कि अक्साई चीन कहते हैं। दूसरा मध्य क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तीसरा पूर्वी क्षेत्र, जो अरुणाचल प्रदेश जिसे कि कहते हैं। तो अक्साई चीन का क्या विवाद है? यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर, जो कि अब लद्दाख में है, स्थित है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चीन ने इसे 1962 के युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इसकी लड़ाई आज भी चल रही है। और दूसरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला मध्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में कई छोटी छोटी विवादित स्थल हैं, लेकिन तनाव अपेक्षाकृत कम है। और नहीं, लेकिन इसमें भी एक है सर, का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड के और चाइना के बीच में और नेपाल, ये तीनों के बीच में ये एक मुद्दा है, वो मैं भूल रहा हूँ। और तीसरा पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का
हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने भारत चीन सीमा विवाद को और जटिल बना दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद क्या है? भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर शेयरिंग है 3323 किलोमीटर, जिससे कि मुख्य विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है। और जम्मू कश्मीर को लेकर है। जम्मू कश्मीर भारत जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र कहता है। 1947 के विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए हैं। 1947-48 में एक, दूसरा 65 में, तीसरा 99 में का कारगिल युद्ध। और कश्मीर विवाद को लेकर आज तक लड़ाइयां जारी हैं। ये प्रॉक्सी वॉर के तहत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई जारी है। सियाचिन ग्लेशियर, यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने इसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है। सियाचिन ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है ना सर, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने इसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है। और है एक सरक्रीक का विवाद। सरक्रीक का विवाद यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक विवादित जलीय क्षेत्र है, जो कि आज भी न्यूज में आया था कि कुछ मछुआरे सरक्रीक की तरफ जा रहे थे, तो वहां से 10 मछुआरों को पाकिस्तान लेकर जा रही थी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनको रिहा करवाया उसी समय। भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है कि भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। पहला काला पानी, दूसरा लिपू लेक और तीसरा लिम्पियाधुरा। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये तीनों क्षेत्र जो है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल ने इसे अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर विवाद को जन्म दिया। सुगौली संधि, सुगौली का संधि 1815 में हुआ था। नेपाल का दावा है कि ब्रिटिश काल में यह संधि गलत व्याख्या पर आधारित थी। और चौथा सीमा विवाद चौथे देश के साथ है, वो है भूटान। भूटान के साथ कैसा सीमा विवाद है? भूटान और भारत के बीच सीमा विवाद कम है, लेकिन डोकलाम क्षेत्र चीन भूटान सीमा विवाद का हिस्सा है, जिससे भारत को भी प्रभावित किया। 2017 में डोकलाम गतिरोध भारत चीन संबंधों में तनाव का कारण बना। वो जो सिक्किम और भूटान के बीच का जो क्षेत्र है ना सर, उसी को डोकलाम कहा जाता है। 5वां देश है भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है भारत और बांग्लादेश के साथ। और इसका कौन सा है? एनक्लेव मुद्दा। एक एनक्लेव मुद्दा क्या है? 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता ने 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी एनक्लेवों का समाधान किया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था सर? वो जिसमें बांग्लादेश को गांव दिए गए थे। अच्छा छोड़िए। दूसरा तेस्ता जल विवाद। यह जल संकट बंटवारे को लेकर है, जिसे कि अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। ठीक है। तेस्ता किसका जल विवाद है? चाइना और ये बांग्लादेश और भारत का। भारत म्यांमार सीमा विवाद। ये भारत और म्यांमार का क्या सीमा विवाद है कि भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के कारण यहाँ सीमित विवाद है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन म्यांमार से बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। और सीमा विवादों के कारण क्या है? पहला औपनिवेशिक विरासत। वो क्या है? ब्रिटिश शासनकाल में बिना उचित अध्ययन और स्थानीय हितों को ध्यान में रखे सीमाओं का निर्धारण किया गया। ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ना सर, वो न्यूज में दिखा रहे थे। न्यूज में देखा मैंने, या फिर एपिसोड वाले में देखा कि जो बंटवारा हो रहा है ना, वो एरोप्लेन पे रेड क्लिफ में एक लाइन ड्रॉ कर खींच दी थी कि ये हिस्सा, ये मार्केट, ये बड़ा शहर पाकिस्तान को दिया जाएगा, ये बड़ा हिस्सा, ये मार्केट हिंदुस्तान को दिया जाएगा। एक उचित तरीके से बंटवारा नहीं किया गया, जो कि विवाद का कारण आज भी बना हुआ है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक असमानता।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक असमानता भी रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक दावों के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना कि इंडिया में होता है, इंडिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का ये गांव पहले आजादी के पहले इंडिया में था, जो कि बहुत समृद्ध था, वहाँ इस देवी की मंदिर थे, इस देवी के मंदिर थे। तो उसका भी विवाद आज भी चल रहा है। अमित शाह ने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट किसी मंदिर का जम्मू कश्मीर में जीर्णोद्धार के लिए वो काम किया है। तीसरा, भौगोलिक जटिलता। हिमालय, मरुस्थल और नदियां जैसी प्राकृतिक सीमाएं भी स्पष्ट नहीं है, जिससे कि विवाद बढ़े हैं। रणनीतिक महत्व। सीमावर्ती क्षेत्रों का रणनीतिक और आर्थिक महत्व, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर और डोकलाम विवाद का कारण बनते हैं। ये एक रणनीतिक स्पॉट है कि जो हर देश चाहता है कि ये मेरे अंडर में क्षेत्र आ जाए, उसके लिए भी विवाद होता है। राजनीतिक और कूटनीतिक असहमति। पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक बातचीत की कमी या असफलता भी इन विवादों को सुलझाने में बाधा डालती है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ वार्तालाप किए हुए डिस्प्यूट को लेकर, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, उसको लेकर आज तक मेरे ख्याल से लगता है 15 साल से ज्यादा, जब से मोदी बने हैं तब तक तो कोई भी वो नहीं हुआ है, डायलॉग्स नहीं हुआ है। ठीक है। समाधान की दिशा में क्या क्या प्रयास है? कूटनीति और संवाद। ये भारत में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताएं की है। जैसे 1993 और 96 में भारत चीन के बीच हुए समझौते। ये कौन से समझौते थे ये नहीं मालूम। आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग विवादों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। कि जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता इतना बेहतर कैसे होते गया? क्योंकि जो एक क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान और चाइना के लोग आपस में शादी का संबंध बनाते हैं, तो इससे ना पाकिस्तान का बहुत विश्वास जगा है चाइना के प्रति। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। कुछ विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के माध्यम से सुलझाया गया। सशस्त्र बलों की भूमिका क्या है? सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बलों की सक्रियता और बुनियादी ढांचे का विकास सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर बीएसएफ की होती है, चाहे वो फाइटर ट्रूप्स हो चाहे इंजीनियर की टीम हो, वो ऐसे गांव का चुनाव करती है जो कि बॉर्डर को टच करती है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक विश्वास पैदा होता है भारत के प्रति। स्थानीय लोगों की भागीदारी। सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना विवाद समाधान में मदद कर सकता है। और इसका निष्कर्ष है, भारत के सीमा विवाद उसकी भू राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा है। इस विवादों का समाधान न केवल भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कूटनीति, वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इन जटिल समस्याओं का अस्थायी समाधान संभव है। भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति और नेतृत्व क्षमता का उपयोग कर इन विवादों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, बस करो। और क्या कुछ बोलना चाहेगा? देखो, एक चीज़ याद रखना, जैसे भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, और कैसे क्या कोई सुधार किया जा सकता है इसमें, तो वो सारी चीज़ें सब आपको बतानी है। अब देखो, जैसे सीमा विवादों, जैसे भारत और बांग्लादेश ने, जैसे अभी कौन थी जिसको देश से भगा हुआ, शेख हसीना जब से रही, भारत और बांग्लादेश के मध्य बहुत मधुर संबंध रहे। जैसे अभी अमित ने बताया, इनक्लेव को ट्रांसफ़र भी किया गया। तो देखो, जब मधुर संबंध होते हैं तब सीमा विवाद कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आराम से जब राजनीतिक संतुलन बना रहता है तो आराम से चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें, एक तो गुजराल डॉक्ट्रिन है। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन में ये है कि भारत को जो पड़ोसी देश है उनको एक मुक्त छूट देनी चाहिए, क्योंकि भारत भाई सबाई से होता है कि ग्लोबल पावर बनना है तो ऐसा नहीं हो कि फिर आप देखो, वही होता है। इसे अगर कभी आपने ये अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि आपके बड़े लोग आपको डांटते होंगे, भाई छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान मत दो, बड़ा दिल रखो और छोटी चीज़ों को साइड में करो। तो भाई IR की पॉलिसी वैसे ही चलती है। अब छुटपुट तुम अगर विवाद को लेकर बैठे रहोगे तो सबाई सी बात है, सीमा विवाद फिर जटिल हो जाते हैं।
पर वही है कि बड़ा दिल रखोगे। जैसे भारत ने कितने 101 इनके लिए उनको दिए थे, बांग्लादेश से कितने लिए 51। तो भारत को कितना कितना लॉस हो रहा था यहाँ पे। तो जब बड़ा दिल रखना होता है तो ये करना पड़ता है, क्योंकि सीमा विवाद ऐसे निकाले जाते हैं। वहीं देख लो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टार्टिंग से लेके विवाद है। और सबसे बड़ी बात जो आज पाकिस्तान का ले लो, देखो ना, अपन इंडिया के हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि भारत को कुछ लॉस हो ही नहीं रहा है, सब कुछ पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। नहीं, भारत को भी बहुत बड़ी हानि है अगर पाकिस्तान से जितने खराब संबंध रहेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अच्छे संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल। कैसे सर, कैसे? अरे तुम लोगों को क्या लगता है, देखो सबसे मेन बात है, सबसे बॉर्डर पे अपन कितना। सर ट्रांसपोर्ट का भी तो लगता है ना, अगर हम ईरान जाते हाँ, हैं, तो ईरान वहाँ से जाते हैं। अगर मिडिल एशिया से अपन तापी गैस लाइन थी, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। आज भारत को सोचो कि एनर्जी का सब्स्टिट्यूट मिल जाता। अरे बहुत लॉस है। वो तो भाई है कि पॉलिटिशियन दिखाते नहीं है ना इन चीज़ों को। और दूसरा जो सेना पे खर्च हो रहा है हाँ, वो भी कम वो खर्चा होता है। आज तुम्हें पता जीडीपी का कितना परसेंटेज अपन खर्चा कर रहा है, जितना एजुकेशन पे भी नहीं कर रहे हैं अपन खर्च। तो सोचो देश का तो बदहाली हो रही है ना। ये राष्ट्र के नाम पे देश को बर्बाद किया जा रहा है, और क्या है। अरे बहुत लॉस है सामरिक दृष्टिकोण से, सब तरीके से। अगर सोचो अगर पाकिस्तान तो मौत हो रही है ना सर, हाँ, वो भी तो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अगर अच्छा संबंध होता आज भारत का, तो चाइना की शक्ति है ही नहीं। आज चाइना उसको एक बोलते हैं ना कि पोर्ट्रेट, एक मतलब खिलौने की तरह यूज करता है पाकिस्तान को। दूसरी बात, मिडिल एशिया में अपनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती, मिडिल एशिया में कनेक्टिविटी तो डायरेक्ट यूरोप तक अपना जो है व्यापार बढ़ता, ट्रेड बढ़ता है। ईस्ट में इतने खनिज है, बहुत हाँ, ज़्यादा गैसेज है, यूरेनियम, ये भंडार तो बहुत है। उसके कितना फ़ायदा मिलता है अपने को। तो बहुत लॉस है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि अपने को कुछ ऐसे केस स्टडी देनी पड़ेगी जिनसे मतलब सीमा विवादों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया। तो सबसे बेस्ट आता है, सोचो ना, यही होता है मतलब अब्राहम अकॉर्ड भी बोल सकते हो। दूसरा इधर आओ, 1951 के दौर में उस टाइम क्या था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बहुत तगड़ा विवाद था। भारत पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ा झगड़ा था, ठीक है। आज भी वहाँ पे, पर उन्होंने क्या किया कि एक नो आर्मी जोन बना दिया है, ठीक है, कि 10 किलोमीटर के एरिया इधर ऐसे ऐसे करके, और उसमें कोई भी नहीं जाता है, समझ रहे हो। और आज वो दोनों शांतिपूर्वक तरीके से अपना अपना विकास कर रहे हैं। यही होती है। और सबसे तुम्हें पता सबसे बड़ी बात, इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही थी समझौते कराने में, ठीक है। उसमें एक 51 डिग्री ऐसे करके था, कोई एक चैनल बनाया गया कि इसके इधर, ठीक है। और उसके पे 10-10 किलोमीटर कैसे एरिया छोड़ा गया कि इस पर कोई भी नो मिलिट्री जोन रहेगा। और इसमें जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। सोचो दूसरे देश के मामले तो सुलझा के आगे, अपन खुद का देश का, पड़ोसियों का, उनका मामला नहीं सुलझा पाए कभी। तो ये भी बहुत बड़ी फेलियर है सर। अब तो सरकार वो भी नहीं चाहेगी ना, सुलझाना भी नहीं चाहेगी। दूसरी बात है, यूरोप की ले लो, यूरोप में कोई बाउंड्री नहीं होती है वहाँ पे। यूरोपियन यूनियन जो बना है उसके पीछे कॉन्सेप्ट ही क्या है, नो बाउंड्री, मतलब सीधा सा उसका टैगलाइन ही यही होता है। तो उसके कारण देखो आज यूरोप कितना आगे है, ठीक है। अभी वापस ब्रेग्जिट ये सारी चीज़ें चली, परंतु फिर भी यूरोपियन यूनियन का जाके देखो उनका इकोनॉमी कितना ग्रोथ किया है। अगर सोचो कि अपन एशिया महाद्वीप में सब लोग एक साथ हो जाए यूरोपियन यूनियन की तरह, सोचो, तुम्हें पता है अमेरिका को पछाड़ते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। तो वही होता है ना कि ये चीज़ें विवाद कैसे हो। अब इसमें क्या होता है कि अमेरिका का भी पावर बैलेंस के कारण वो चीज़ों को करता है ख़राब, एक फैक्टर ही काम नहीं करता उसमें। अमेरिका का भी अपने हित छिपे रहते हैं, रशिया हो गए, ठीक है, चाइना के अपने हित छिपे हुए हैं, ठीक है। और चाइना की हमेशा एक पॉलिसी रहती है कि वो, अगर अभी देखो डोकलाम विवाद देख लो, या आप 1962 का वार देख लो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि IR में है ना, हर एक देश का नेचर होता है। जैसे गांव में भी अगर आप जानते हो कि अपने परिवार में जानते हो, एक व्यक्ति का नेचर होता है कि यार वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही करेगा, उससे आगे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो चाइना भी ऐसा ही है। चाइना ने 1962 में भी ऐसा ही किया था, जब अरुणाचल प्रदेश पर अटैक किया उसने, तो बहुत सारे एरिया उसने कवर कर लिया था, ठीक है। युद्ध करता है वो, बहुत एरिया ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद में आधा एरिया छोड़ देगा, ठीक है, अब आप रख लो इसको, शांत हो जाएगा, फिर वो गया, भूल जाएगा। उसकी भाई बहुत खतरनाक पॉलिसी है। पाकिस्तान की पॉलिसी है 1000 कट पॉलिसी, कि भारत को, अब उनको भी पता है कि भारत को नहीं हरा सकते, तो वो क्या करेंगे, स्लीपर सेल बनाएंगे, आतंकवादी भेजेंगे भारत में, और इधर बॉर्डर पे डिस्प्यूट चलता रहेगा,
ठीक है, भारत को यूएन में जाके भारत की छवि खराब करेंगे, जम्मू कश्मीर के नाम पे छवि खराब, ताकि जम्मू कश्मीर पर्यटन ना हो, लोगों को धन भेजेंगे, स्लीपर सेल तैयार करेंगे, अलकायदा जैसे संगठन बनाएंगे। तो हर देश का एक नेचर होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेपाल है, नेपाल शांतिप्रिय देश है, कभी भारत से ऐसा कोई पंगा नहीं था, परंतु चाइना का वहाँ पे जब से बढ़ा है इंटरफेरेंस, तो तब से वो चीज़ें हो गई है। दूसरी चीज़, इसमें भारत की भी गलतियाँ रही है। भूटान जैसा देश है, उनको पता है कि वो भारत के सपोर्टर है, परंतु कब चीज़ें बदल जाए कोई पता नहीं होता। तो सबसे पहले सीमा विवादों का प्रबंधन करने के लिए एक अच्छे व्यवहार होना चाहिए। तो वो व्यवहार कैसे बनेंगे? पहले आप कल्चरल रिलेशन बनाओ। अगर आज भी देखोगे भारत पाकिस्तान अलग देश बन गए, पर कल्चरल एक्टिविटी एक ही है, वही बॉलीवुड की मूवी वहाँ देखी जाती है, पाकिस्तान के धारावाहिक भारत में भी देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखो यहाँ की इकोनॉमी देखो, दोनों की इकोनॉमी एक जैसा ही है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के एक जैसे ही हालात है, तो ऐसा नहीं है कि उनका वो कोई अलग सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया। भारत में जरूर सर्विस सेक्टर अच्छे से काम किया है, पर आज वहाँ पे तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल जो रिलेशन है उनको अपने को वापस बांधना पड़ेगा। अगर देखोगे तो भारत पाकिस्तान को कोई इतिहास ही नहीं, भारत का जो इतिहास है जो वो भी पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, पर एंगल अलग दिया जाता है बस, और क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो होती है, देखो पॉलिटिशियन के बीच में डायरेक्ट, मतलब जो मान लो कि सरकार के बीच में कूटनीति होती है। एक होती है मतलब बैक चैनल से भी डिप्लोमेसी होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेट को भेजा जाता है, पत्रकारों को भेजा जाता है, ठीक है। दूसरा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी होती है, उसके द्वारा जो अच्छे रिलेशंस किए जा सकते हैं। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने लाहौर बस सेवा शुरू की थी, ठीक है, पर वो बहुत अच्छा था, पर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने उस टाइम कारगिल में अटैक कर दिया। तो ये जब सारी चीज़ें होती है, तो क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि वहाँ पे आर्मी पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, उल्टा आर्मी जो है सरकार को कंट्रोल करके रखती है। चाहे म्यांमार में आप देख लो, वहाँ पे भी यही हालात है, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसा होता है, डेमोक्रेसी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं होता, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, देखो भारत का सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत के जितने भी आसपास है वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ही नहीं। शेख हसीना तो क्यों गई, वो एक तो तानाशाह बनती जा रही थी, मोदी भी यही चाह रहा है। तो जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वैसे चीज़ें होती है, जैसे बांग्लादेश में देखने को मिला, बहुत जगह आप देख रहे होगे तख्ता पलट, ये सारी चीज़ें होती है, पाकिस्तान में देख लो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, श्रीलंका में देख लो, उधर मालदीव में देख लो, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एक जटिल कार्य है, परंतु आपको ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देना पड़ेंगे जिनसे इनका समाधान किया जा सकता है। अरे होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर वही है कि IR में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये पॉलिसी होना चाहिए कि अपना नुकसान कभी नहीं होना चाहिए देश का, ठीक है। अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, अपना नुकसान नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही गुजरात डॉक्ट्रिन यही है, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट नहीं, वो क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड नेबर वाली पॉलिसी है, एक है कि वो पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है। इस टाइप की जो पॉलिसी है उसको अपने को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हाँ, अफगानिस्तान में जैसे अपने डेवलप किए हैं, वहाँ पे डैम बना रहे हैं, संसद भवन बनाए हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि जैसे मान लो कोरोना वैक्सीन जो डिप्लोमेसी है, ऐसे भी हो गया। एक होता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में ये सब सारी चीज़ें कहते हैं, मूवीज़ के द्वारा ये सारी योगा हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत फंड देना, अनाज वनाज भेजना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हार्ड, ठीक है, हार्ड एक जो पॉलिसी होती है, ठीक है, या हार्ड डिप्लोमेसी होता है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है। तो कहीं कहीं देशों में ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी से काम हो सकता है, कहाँ पे, जैसे नेपाल में हो जाएगा, ठीक है, भूटान में भी हो जाएगा, ठीक है, इधर बांग्लादेश में भी हो जाएगा। पर हाँ, हार्ड पॉलिसी कहाँ जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा, चाइना के साथ हार्ड पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट सेक्टर में अपने को अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सबके लिए एक जैसे करोगे तो फिर नहीं होगा काम। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और IR के प्रिंसिपल, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो गलत है, वो सब एक सी बात है। चलो ठीक है, कल ये 4 टॉपिक करके आना, और आई होप यू विल डू इट। चलो यस सर, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।